तकनीक सबसे। हम फिर मिले। दो, खुद को छिपाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प खुद को छिपाना होगा। स्वर्गीय ड्रैगनार्ड डिवीजनों की दुनिया में चाहे किसी की भी छिपाने की तकनीक सबसे अच्छी हो, उसकी छिपाने की तकनीक पहले से ही पूर्णता के चरम पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि जो लोग उसके करीब थे वे भी इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। बेशक ये भी अप्रत्यक्ष रूप से एक त्रासदी का कारण बना। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसकी छिपाने की तकनीक बहुत शानदार थी कि क्यू फैंग को कोई खामी नहीं मिली। वह नहीं जानता था कि यह वह थी, इसलिए उसने गलती से उसे मार दिया। अब भीड़ में निश्चित रूप से कोई और नहीं था, आहजू। हालांकि आहजू के गुरु वांग युयान के रूप में उसके भेष कौशल वास्तव में काफी अच्छे थे। ये सिर्फ इतना था कि उसने इसे पहले नहीं दिखाया था। ये जानने के बाद कि उसे खुद को छिपाने की जरूरत है, वांग युयान ने इसे स्वयं करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। मुझे कोई कमी नजर नहीं आती, हुआन फेंग ने देखा। वांग युयान के बहकावे में आकर सुयुमो 30 साल की एक गांव की लड़की बन गई। वह अब भी पहले जैसी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है? सिर्फ वह व्यक्ति जो पहले से ही उससे बहुत परिचित था। अगर वह ये भी नहीं बता सकता था कि वह कौन है, तो किसी और के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। हुआन फेंग द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वांग युयान शर्मिंदगी से मुस्कुराए। उसने पहले सभी का अनुसरण किया था और उसके पास कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, इसलिए वह ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। उसे हमेशा लगता था कि वह एक बोझ है। अब उसे आखिरकार अपने कौशल दिखाने के लिए एक जगह मिल गई थी। वह अभी भी अपने दिल में बहुत खुश थी। दूसरी ओर डुअन यू मूर्खतापूर्ण ढंग से बगल में हंस रहा था। ये देखा जा सकता था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी बहुत बड़ा था। डुअन यू ये भावुक और मुगद साथी वांग युयान द्वारा पूरी तरह से मोहित हो गया था। यह इस जीवनकाल में कभी नहीं बदलेगा। वांग युयारी के बहकावे में आकर सभी ने अपना रूप बदल लिया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्हें बहुत मजेदार लगा। तानियंग को रूप बदलने की तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी। उसके बाद वह वांग युयान को परेशान करती रही। वह भी इस बदलने की तकनीक सीखना चाहती थी, लेकिन वांग युयान ने मना नहीं किया। मुस्कुराते हुए और दूसरे पक्ष को तरकीब बताते हुए तानियंग ध्यान से सुनती रही। उसने याद रखने की पूरी कोशिश की। सभी अपने रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में उन्हें सोम राजवंश के कई भटकते हुए सैनिक मिले। ये सभी लोग एक समूह में थे और सभी के हाथों में हथियार थे। जाहिर है वे सभी हुआन फेंग और बाकी लोगों से परेशानी में पड़ने वाले थे। हालांकि हुआन फेंग और अन्य लोगों ने पहले ही अपना रूप बदल लिया था। वे 30 या 40 की उम्र के लग रहे थे। इसके अलावा उनके पास पहले जैसा सुरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं था। ये स्पष्ट था कि वे पहले जैसे नहीं थे, इसलिए इन लोगों को हुआन फेंग और अन्य लोगों के बारे में कुछ भी संदेह नहीं था। हालांकि ये केवल ये सुनिश्चित करने के लिए था कि हुआन फेंग और अन्य लोग इन लोगों से परेशान न हों। वास्तव में हुआन फेंग, डुअन यू और यहाँ तक कि सुयुमो और अन्य लड़कियां, वे अभी भी उस व्यक्ति से बहुत नाराज थी जिसने उन्हें फंसाया था। वे दूसरे पक्ष को ढूंढना चाहते थे। हालांकि ये खबर पहले ही कई लोगों तक फैल चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि खबर का स्रोत कहाँ है। अगर हुआन फेंग और अन्य लोग इसकी जांच करना भी चाहें तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आगे एक मत है, चलो अंदर जाकर आराम करते हैं। आसमान में अंधेरा छा गया था, इसलिए ब्यानलिया आग में सराय ढूंढना बहुत मुश्किल था। या तो वे चले गए या फिर उन्हें लियाओ साम्राज्य के लोगों ने मार डाला। इसलिए रात में आराम करने का यही एकमात्र तरीका था। मठ थोड़ा गंदा था, लेकिन ये जज नहीं था। इसका मतलब ये था कि पहले यहाँ अभी भी लोग थे, बस युद्ध छिड़ गया था। यहाँ के सभी भिक्षु भाग गए थे, खाली प्रांगण में चले गए थे। उनमें से कुछ लोग रात के लिए अंदर आराम कर रहे थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि कोई पहले ही आ चुका था और एक कोने में आग लगा रहा था। सबसे पहले पहुंचे लोगों को देखकर हुआन फेंग और डुआन यू ने एक दूसरे को देखा। साथ ही उन्होंने खुद से सोचा, क्या संयोग है, वे दुष्ट सैनिकों का पहला समूह थे जिनसे उनका सामना हुआ था। वे कुछ लोग थे जो उनके शरीर की तलाशी लेना चाहते थे। हुआन फेंग और डुआन यू की याददाश्त बहुत अच्छी थी, खासकर डुआन यू की। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इसलिए वह अभी भी इन लोगों को याद कर सकता था। सैनिकों ने हुआन फेंग और अन्य लोगों को देखा। उनमें से कुछ उन्हें भगाना चाहते थे, लेकिन उनके बगल में खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। आखिरकार मठ बहुत बड़ा था, कुछ और लोगों का होना ठीक था। हुआन फेंग, डुआन यू और बाकी लोगों ने अपना रूप बदल लिया था, इसलिए सैनिक हुआन फेंग और बाकी लोगों को पहचान नहीं पाए। हुआन फेंग और बाकी लोग भी नहीं जाने वाले थे। अगर वे लोग उन्हें भगाना चाहते थे तो उन्हें भगाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अरे चीफ ली, आपका आइडिया वाकई कमाल का है। उन लोगों को शायद इस समय सिरदर्द हो रहा होगा। इस समय बगल से बातचीत की आवाज आ रही थी। दोनों पक्ष काफी दूर थे और वे लोग बिना किसी रोक टोक के बातें कर रहे थे। हुआन फेंग, डुअन यू और यहाँ तक कि सुयुनो और अन्य लड़कियों में भी आंतरिक ऊर्जा थी। इस दूरी पर उनकी बातचीत सुनना बहुत मुश्किल नहीं था। बस इतना था कि उन्होंने जानबूझकर उनकी बातें नहीं सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे एक भयानक मौत मरे, एक अन्य सैनिक ने कहा। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। लेकिन सरदार, वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे कई भाई जो गए थे उन्हें एक के बाद एक पीटा गया। उनमें से कई मारे गए। उनमें से कुछ पहले से ही डरे हुए हैं और जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उसके बगल में खड़ा सिपाही बोला। ये सुनकर हुआन फेंग और डुआन यू के विचार बदल गए। वे बिना कुछ बताए बातचीत को सुनने लगे। चिंता मत करो, निश्चित रूप से और भी लोग जाएंगे। आखिरकार जब तक हम उन्हें पकड़ लेते हैं या मार देते हैं, यह एक महान योगदान होगा। यह युद्ध के मैदान में जाने से कहीं अधिक सुरक्षित होगा। दूसरे लोग कैसे प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। पदोन्नति पाने और धन कमाने के लिए बहुत से लोग प्रलोभन में पड़ेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, भले ही वे दो लोग शक्तिशाली हों, लेकिन वे इतने सारे लोगों की घेराबंदी का सामना नहीं कर पाएंगे। ये सच है। उसके बगल में बैठे आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा कहा जाता है कि इंसान पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। हमने कहा कि वे लोग लियाओ साम्राज्य के उच्च वर्ग के युवा स्वामी हैं। निश्चित रूप से बहुत से लोग हैं जो उनके द्वारा लुभाए जाते हैं। वे सभी पदोन्नति पाने और अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अगर दूसरों को पता चल गया कि हम टहलने जा रहे हैं, ये खबर झूठी है, तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तुम किस बात से डरते हो? हमने बहुत ही गुप्त काम किया है।
जब समय आएगा तो हम ही पकड़े जाएंगे। हमने कहा, लेकिन हमने दूसरों से भी सुना। क्या ये काफी नहीं है? अग्रणी सैनिक ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और कहा, पीछे हटने का रास्ता। उसने पहले ही रास्ता सोच लिया था। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। उन्हें बस किनारे से देखना था, क्योंकि वे जानते थे कि वे लोग लियाओ साम्राज्य से नहीं थे। इसलिए जब दूसरे सैनिक उन लोगों को मारने के तरीके सोच रहे थे, इन लोगों ने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी। वे बस किनारे से तमाशा देख सकते थे, अपने शानदार निर्णय के बारे में सोचते हुए। अग्रणी सैनिक, लानत है, वे वास्तव में लाओजी को मारने की हिम्मत करते हैं। लाओजी उन्हें बताएगा कि वे कितने शक्तिशाली हैं। तो क्या हुआ अगर उसकी मार्शल आर्ट उच्च है? मैं अभी भी उसके साथ मौत तक खिलवाड़ कर सकता हूँ। यह अफसोस की बात है कि उनके आसपास की सुंदरियां इतनी शक्तिशाली हैं। जो लोग उनके चारों ओर हैं वे धन्य हैं। उनमें से हर एक आत्मा से भरा है। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। बॉस बुद्धिमान है। अन्य सैनिक पागलों की तरह चाटुकारिता कर रहे थे। साथ ही वे हुआन फेंग और डुआन यू की सुंदरता से ईर्ष्या भी कर रहे थे। इस समय हुआन फेंग और डुआन यू को पहले से ही पता था। ये पता चला कि यह सब इन कुछ लोगों के कारण हुआ था। वे सोच रहे थे कि यह खबर किसने फैलाई, लेकिन अब उन्हें इसके बारे में पता चल गया है। उन्हें वास्तव में कोई प्रयास बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हुआन फेंग और डुआन यू उन लोगों की ओर चल पड़े जिन्होंने उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी की थी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चले जाओ। किसी ने हुआन फेंग और डुआन यू को आते देखा और गाली दी। हुआन फेंग और डुआन यू बिना हिले डुले आगे बढ़ते रहे। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ। तुम्हें अंदर आने देना ही काफी है। हमें असभ्य होने का दोष मत दो। जब सैनिक ने देखा कि हुआन फेंग और डुआन यू ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। हुआन फेंग और डुआन यू को आगे बढ़ते देखकर उसे लगा कि उसने अपने भाइयों के सामने अपना मान खो दिया है। एक झटके के साथ उसने लॉन्गस्वॉर्ड निकाला और हुआन फेंग पर तान दिया और चले जाओ। क्या तुमने सुना? नहीं तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। उस व्यक्ति ने धमकी दी। मार डालो इन्हें, ये दोनों अंधे हैं। नेता ने लापरवाही से कहा। रास्ते में उन्होंने एक दो से ज्यादा आम लोगों को मार डाला था, इसलिए उन्हें कुछ और की परवाह नहीं थी। जब उस व्यक्ति ने अपने मुखिया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपनी तलवार उस पर तान दी। एक धमाके के साथ वह तलवार जिसे उस आदमी ने उस पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया था, हुआन फेंग की उंगली से आसानी से विक्षेपित हो गई। हुआन फेंग की हरकत से बाकी बचे कुछ लोग तुरंत खड़े हो गए। नेता ने हुआन फेंग और डुआन यू को सतर्कता से देखा और कहा, दोस्त तुम कौन हो? तुम्हारा दोस्त कौन है? डुआन यू ने गुस्से से कहा। इन चंद लोगों की चालों और रास्ते में शांति न मिलने के कारण वो बहुत दुखी था। हम पहले भी मिल चुके हैं, हम इसे इतनी जल्दी कैसे याद नहीं कर सकते? हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह व्यक्ति जिसने लॉन्गस्वॉर्ड को दूर फेंक दिया। हुआन फेंग बगल से चुपके से हमला करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी हथेली से धीरे से वार किया। वह व्यक्ति उड़ गया, फिर जमीन पर गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। वह मृत है। बाकी सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग इतना शक्तिशाली होगा। उसने हल्की से हथेली के वार से उस आदमी को मार गिराया था। इससे उन्हें उस विशेषज्ञ की याद आ गई जिससे वे बहुत समय पहले मिले थे। प्रतिद्वंद्वी भी दो आदमी थे और वे भी बहुत शक्तिशाली थे। बस वह अपने सामने वाले दो लोगों से अलग दिख रहा था। मित्र, हमने तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुंचाई है न? क्या हम तुम्हें मार डालेंगे? नेता ने कहा। धमाका। हुआन फेंग ने उसे मुक्का मारकर उड़ा दिया। उसने सहजता से कहा, मैंने तुमसे कहा था तुम हमारे दोस्त बनने के लायक नहीं हो। अच्छा, हम इसके लायक नहीं हैं। उस आदमी ने हुआन फेंग का मुक्का खाया और उसके कुछ दांत टूट गए। वह गुस्सा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जहाँ तक तुमने हमें नाराज न करने की बात कही है तो वह भी सही नहीं है। हुआन फेंग ने कहा, तुमने पहले भी हमें काफी परेशान किया है। मुझे मत बताओ कि तुम इसे इतनी जल्दी भूल गए। गलतफहमी, ये गलतफहमी ही होगी। मैंने पहले कभी इन दोनों हीरो को नहीं देखा। आदमी ने जल्दी से कहा। अब क्या हुआ? डुआन यू ने अपने चेहरे पर लगा मुखौटा फाड़ दिया और कहा, अब फिर से देखो। क्या तुम्हें अभी भी याद है? ये तुम लोग हो। जब आदमी ने डुआन यू का चेहरा देखा तो वह डर से पीला पड़ गया। 1742 तो यह ऐसा ही है, तुम्हें याद है? हुआन फेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर कदम रखा और चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा, हीरो मुझे छोड़ दो। आदमी ने तुरंत दया की भीख मांगी। बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह जानता था कि विरोध बेकार है। उनमें से कुछ ने एक साथ हमला किया। वे हुआन फेंग और अन्य लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। हुआन फेंग और डुआन यू के कौशल बहुत भयानक थे। अब तुम्हें पता है कि दया की भीख कैसे मांगनी है। जब तुमने हमें फंसाने की कोशिश की थी तो तुम क्या सोच रहे थे? हुआन फेंग ने कहा। गलतफहमी है हीरो, ये सब गलतफहमी है। आदमी ने घबराए हुए भाव से कहा। शुरू में इन लोगों ने सोचा कि हुआन फेंग और अन्य लोग आसपास के साधारण ग्रामीण हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। इसके अलावा वे आमतौर पर घमंडी और निरंकुश थे, इसलिए जब वे बोलते थे तो कुछ भी नहीं छिपाते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आसपास के ग्रामीण नहीं थे। वे नरक के राजा थे जो उनकी जान लेना चाहते थे। अगर उन्हें पता होता कि यह हुआन फेंग और डुआन यू थे तो वह उन शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास थोड़ी हिम्मत होती। गलतफहमी, क्या तुम्हारा मतलब है कि हम सब ने अभी गलत सुना? डुआन यू ने कहा। हालांकि वह दयालु था, लेकिन इस तरह से फंसाया जाना। रास्ते में उसे कई लोगों ने घेर लिया और मार डाला। स्वाभाविक रूप से वह बहुत दुखी था। ये सब मेरी बकवास है, नेता ने जल्दी से समझाया। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम आंसू नहीं बहाओगे। हुआन फेंग ने ठंडी सांस ली और अपने प्रतिद्वंद्वी को बाहर निकाल दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर कुछ दूर तक जमीन पर फिसला। फिर धमाका, वह दीवार से टकराया, फिर रुक गया। हालांकि उसका पूरा शरीर अचानक पके हुए झींगे जैसा हो गया। उसने अपनी कमर मोड़ ली, सिकुड़ गया और अपने मुंह में खांसता रहा। अभी भी नहीं बोल रहे हो? हुआन फेंग धीरे से उसकी ओर चला और बोला। वह आदमी पीछे हटा रहा, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। उसके लिए पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। वह डर के मारे सिर्फ हुआन फेंग को अपनी ओर आते देख रहा था। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। वह अभी भी बहस करना चाहता था, लेकिन हुआन फेंग ने अपना धैर्य खो दिया था। उसने फिर से लात मारी। इस बार उसने खुद को नहीं रोका। वह आदमी मौके पर ही मर गया। डुआन यू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी।
ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हुआन फैंग ने लोगों को मारा था। वास्तव में इतने लंबे समय तक मार्शल आर्ट की दुनिया में रहने के बाद उसने बहुत सारे हत्या के दृश्य देखे थे। इसके अलावा उसकी राय में ये व्यक्ति वास्तव में मारे जाने का हकदार था, इसलिए उसका भौहें सिकोड़ना सिर्फ एक अवचेतन क्रिया थी। हुआन फैंग ने नेता को मार डाला और शेष बचे कुछ लोगों की ओर चल पड़ा। डुआन यू आखिरकार दयालु था और बाकी लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कहा, आप सभी को ईमानदारी से कबूल करना चाहिए, अन्यथा अगर मेरा दूसरा भाई कोई कदम उठाता है तो आप सभी मर जाएंगे। उन पराजित सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हुआन फैंग ने उनके नेता को मार डाला। ये सिर्फ एक हल्की लात थी, उनके सिर मर चुके थे। अब नर्क का राजा फिर से उनकी ओर बढ़ रहा था। डुआन यू के कुछ न कहने पर भी वे अभी भी अपने दिल में डरे हुए थे। चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं, बचे हुए लोगों ने घबराहट में कहा। वे हुआन फैंग से डरे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर वे एक पल के लिए भी हिचकिचाए तो हुआन फैंग उन्हें मार देगा। इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है, यह उसका विचार था। एक सैनिक ने उस आदमी की लाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जब हम तुम्हारे सामने हार गए तो वह बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि वह जानता था कि वह तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए उसने एक तरीका सोचा। उसने कहा कि तुम लियाओ साम्राज्य के उच्च वर्गों के युवा स्वामी हो। इस बार वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निरीक्षण के लिए अग्रिम पंक्ति में लाया। अगर कोई तुम सभी को मार सकता है या तुम सभी को पकड़ सकता है तो यह एक बड़ी योग्यता होगी। इसके अलावा यह अग्रिम पंक्ति में मौजूद लियाओ सैनिकों को चूहे से सावधान भी कर सकता है। यही कारण है कि जब यह खबर फैली तो बहुत से लोग तुम्हारे साथ परेशानी मोल लेने गए। सैनिक के विवरण के माध्यम से हुआन फैंग और डुआन यू को पता या निश्चित माना जा सकता था। यही कारण था कि उन्हें अतीत में ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। ये सब एक ऐसे व्यक्ति की वजह से था जिसे उन्होंने अपनी नजरों में नहीं रखा था। ये कुछ ऐसा था जो हुआ था। इस बारे में हुआन फैंग और डुआन यू को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। शुरू में उन्हें लगा कि उनके खिलाफ साजिश रचने वाला कोई विशेषज्ञ है, लेकिन अंत में पता चला कि यह वही व्यक्ति था जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह डर गया था। उसे लगा कि वह पराजित नागरिकों को धमका रहा है और वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनके दिमाग में अचानक एक विचार आया था और वे कई मुसीबतों का सामना कर चुके थे, भले ही वह पहले ही मर चुका हो। ये मुसीबत भी गायब नहीं होगी क्योंकि खबर पहले ही फैल चुकी थी। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर विश्वास किया और कुछ जिन्होंने नहीं किया। इसके अलावा अन्यथा इतने सारे लोग उन्हें घेरने और मारने के लिए नहीं आते। अब जबकि उन्हें स्थिति के बारे में पता था, फिर भी इसे हल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इसे एक एक करके समझाना पड़े? ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। वे ऐसा कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि जब तक वे अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते रहेंगे उनके खिलाफ घेराबंदी बंद नहीं होगी। सचमुच सचमुच हुआन फैंग बहुत देर तक बोलता रहा, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता था कि इस मामले का वर्णन कैसे करे। तुम सब अब जा सकते हो, डुआन यू ने बचे हुए लोगों से कहा। ये लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। चाहे ये सच हो या झूठ, उन्होंने सारा दोष मृत व्यक्ति पर डाल दिया था। अब उन पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, चाहे उन्हें मारा जाए या नहीं। इससे दूसरों के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन सैनिकों ने चुपके से हुआन फैंग को देखा। आखिरकार उनके दिलों में हुआन फैंग स्पष्ट रूप से डुआन यू से अधिक भयानक था। भले ही डुआन यू उन्हें जाने दे, अगर हुआन फैंग सहमत नहीं होता तो वे बाहर नहीं निकल पाते। हुआन फैंग ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तभी वे लोग घबराकर मठ से निकल गए और रात में गायब हो गए। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह इन लोगों की वजह से होगा। हुआन फैंग सु युमो और अन्य लोगों के पास बैठ गया और बोला, वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम अपना चेहरा नहीं दिखाते तब तक की कोई समस्या नहीं होगी। सु युमो ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। दरअसल उनकी मौजूदा पोशाक ये पहले से बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि अभी अभी उन्हें फंसाने वाले अपराधी भी उन्हें पहचान नहीं पाए। स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग तो उन्हें पहचानने में और भी असमर्थ थे। हालांकि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। हुआन फैंग और अन्य लड़कियां अभी भी कुछ हद तक नाखुश थी कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ सैनिकों के चले जाने के बाद मठ में केवल हुआन फैंग और बाकी लोग ही बचे थे। डुआन यू ने कहा, देखिए, हमें रोकने वाले सोम राजवंश की सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है सोम राजवंश की सेना युद्ध के मैदान में अधिक से अधिक निष्क्रिय होती जा रही है। हुआन फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे अभी भी अग्रिम पंक्ति में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जिन्होंने उन्हें पहले रोका था वे सभी युद्ध के मैदान से पराजित सैनिक थे और यह केवल एक दिशा में था। पराजित सैनिकों की संख्या बढ़ गई थी। ये कल्पना की जा सकती थी कि सोम राजवंश की सेना लियाओ साम्राज्य से लड़ रही थी। लड़ाई कितनी भयानक थी और उनमें से कितने हार गए थे। सोम राजवंश के इन सैनिकों को देखो, मुझे आश्चर्य नहीं है कि वे हार जाएंगे, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि लियाओ साम्राज्य ने पहले ही पश्चिमी ज़िया पर युद्ध की घोषणा कर दी है, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। डुआन यू ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा, अगर वे आसानी से सोम राजवंश को खत्म कर सकते हैं तो वे बहुत खुश होंगे। उनके लिए पीछे मुड़कर वे इस ज़िया पर हमला करना असंभव नहीं था। उस समय मुझे डर है कि हमारे लिए उनसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। यही कारण था कि हुआन फैंग ने सु युमो और अन्य लड़कियों को सोम राजवंश में लाया। वह लियाओ सेना के लिए कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था ताकि वे आसानी से सोम राजवंश को खत्म न कर सके। ये सबसे अच्छा होगा अगर दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़े, तभी वे इससे सुरक्षित रहेगा। हालांकि हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी तक लियाओ सेना के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं गया था। वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले परेशानी का सामना किया, लेकिन वास्तव में उन्हें लियाओ सेना द्वारा शिकार किया जा रहा था और अब उन्हें सोम राजवंश के पराजित सैनिकों द्वारा पीछा किया जा रहा था। अब तक वे युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचे थे। अगली सुबह समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें सोम राजवंश के कई पराजित सैनिकों का सामना करना पड़ा। ये लोग हुआन फैंग के समूह के विपरीत दिशा में जा रहे थे। उनमें से कुछ हुआन फैंग के समूह की ओर बढ़ रहे थे, उनमें से कुछ बस भागने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध के मैदान पर उन्हें लियाओ सेना द्वारा मारे जाने का डर था। वे बस इस भयानक जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते थे। हुआन फैंग और अन्य लोगों ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं जा सका। तभी वे आसानी से आगे बढ़ पाए।
रास्ते में हुआन फेंग और अन्य लोगों को लियाओ सेना और सोंग जून के बीच कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। अगर वे इससे बच सकते थे तो वे इससे बच जाते। अगर वे वास्तव में इससे बच नहीं सकते थे तो वे हमला भी करते, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। इसलिए हुआन फेंग और अन्य लोग अभी भी बहुत सुरक्षित थे। इस दिन वे आखिरकार ब्यानलिया के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। वहां एक बड़ा तंबू था। ये लियाओ सेना के लोग थे। ब्यानलिया शहर बहुत दूर स्थित था। हुआन फेंग और डुआन यू की नजर अच्छी थी। वे आसानी से ब्यानलिया शहर के सिर पर आकृति देख सकते थे। ब्यानलिया शहर का सिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि यह अभी भी सोम राजवंश की सेना के हाथों में था। उन्होंने एक अपेक्षाकृत छिपी हुई जगह ढूंढी और कुछ समय के लिए रुक गए। ये लियाओ सेना का क्षेत्र था। लियाओ सेना के स्काउट कभी भी इधर उधर घूमते देखे जा सकते थे, इसलिए वे अतिरिक्त सावधान थे। बाद में जब आसमान में अंधेरा हो जाएगा तो मैं तुम सभी को शहर में भेज दूंगा। हुआन फेंग ने सुयुमो और दूसरी लड़कियों से कहा। उसके बाद मैं सैन्य शिविर में घुसकर देखने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि ब्यानलिया को घेर लिया गया था, फिर भी यह एक बड़ा शहर था। भले ही लियाओ सेना में सैकड़ों हजार लोग हों, वे इस शहर को कसकर घेरने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए हुआन फेंग और अन्य अभी भी शहर में घुस सकते थे। हालांकि ब्यानलिया को घेर लिया गया था, लेकिन कम समय में उसे गिराए जाने का कोई खतरा नहीं था। इसलिए शहर में रहना अपेक्षाकृत सुरक्षित था। हुआन फेंग लियाओ सेना के सैन्य शिविर में घुसकर उसका जायजा लेना चाहता था। अगर वह पहले की तरह लियाओ सेना के जनरल की हत्या कर सके तो बेहतर होगा। अगर वह उसकी हत्या न भी कर पाए तो भी उसके लिए भागना बहुत आसान होगा। दूसरे भाई, मैं आपके साथ चलूंगा, डुआन यू ने कहा। हुआन फेंग ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। डुआन यू की भागने की क्षमता उससे कम नहीं थी, इसलिए अगर वे दोनों चले गए तो ज्यादा खतरा नहीं होगा। सुयुमो और दूसरी लड़कियां भी जानती थी कि अगर वे यहाँ रही तो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगी, इसलिए वे पहले शहर में जाकर छिपने के लिए तैयार हो गई। वांग युयान और दूसरी लड़कियां भी पहले शहर में जाएंगी। 1743 येलु यून को मार डालो। येव्यून लियाओ साम्राज्य के शाही परिवार का सदस्य। वह लियाओ साम्राज्य के पिछले राजा येलु होंगजी के प्रति वफादार था। हालांकि उसे येलु होंगजी के अधीन एक महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा गया था। हालांकि लियाओ साम्राज्य के विद्रोह के बाद न केवल उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इस बार उसे जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिसने सोम राजवंश को चुनौती दी। येव्यून जानता था कि इस पद को पाने के लिए बहुत से लोग हैं। कम से कम उसके चचेरे भाई येवचेन भी तो यही चाहते थे। आखिरकार लियाओ साम्राज्य के लोगों की नजर में सोम राजवंश अब पूरी तरह से हार की स्थिति में था। वे महान लियाओ साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं थे। जब तक लियाओ साम्राज्य सोम राजवंश पर हमला करने के लिए सेना भेजता रहेगा, सोम राजवंश उन्हें कभी नहीं रोक पाएगा। इस तरह वे भारी श्रेय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। येव्यून भी इस बात से हैरान था कि वह ये जनरल बन पाया। आखिर वह लियाओ साम्राज्य में उससे ज्यादा काबिल था। वहां प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि आखिरकार उसे यह पद मिल ही गया। जागने के बाद येव्यून ने कसम खाई कि वह इस बार अच्छी तरह से लड़ेगा और ऊपर के राजा के भरोसे को निराश नहीं करेगा। और वास्तविकता ने साबित कर दिया कि येव्यून वाकई प्रतिभाशाली था। सोम राजवंश के साथ युद्ध के बाद से वह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। सोम राजवंश की सेना उसके ठीक सामने थी। उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि सोम राजवंश का क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसे डर था कि वह अब तक सोम राजवंश की राजधानी को नष्ट कर चुका होता। उसने सम्राट को पकड़ लिया था और उसे अपने राजा को सौंप दिया था। हालांकि अब बहुत देर नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने यात्रा में कुछ समय बिताया था, लेकिन आखिरकार वह अपने अधीनस्थों के साथ सोम राजवंश की राजधानी ब्यानलिया की घेराबंदी पूरी करने में कामयाब रहे। हालांकि सोम राजवंश की राजधानी अभी तक नष्ट नहीं हुई थी, फिर भी येव्यून के लगातार हमलों के कारण ऐसा लग रहा था कि ये पतन की कगार पर है। उसे विश्वास था कि वह थोड़े समय में ही उसे नष्ट कर देगा। उस समय वह दरबार में वापस आकर दूसरों को ये साबित कर सकेगा कि राजा का चुनाव सही था। रास्ते में येव्यून को थोड़ा असहज महसूस हुआ। ऐसा स्काउट की टीम में से एक की अचानक मृत्यु के कारण हुआ था। मूल रूप से वे स्काउट एक छोटे शहर की खोज करने जा रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था। साम राजवंश के कई शहर उनके आने के बाद पीछे हट जाते थे। हालांकि कभी कभी कुछ लोग अंदर छिपे होते थे। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं थे। स्काउट की टीम एक कुलीन टीम थी। शुरू में उनके लिए इस तरह की चीजों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि स्काउट की टीम लंबे समय तक वापस नहीं आई थी। बाद में उसे इस बारे में बुरा लगा, इसलिए उसने किसी और को भेजा। वह स्थिति का जायजा लेने गया और पाया कि वे शहर के पीछे के पहाड़ पर थे। उसने स्काउट की टीम की लाशें देखी और वे सभी मारे गए थे। इससे येव्यून को एक ही समय में झटका लगा और गुस्सा भी आया। हालांकि वहां कोई नहीं था। अगर वह बदला लेना भी चाहे तो भी उसे कोई नहीं मिल सकता था। वह सिर्फ अपने पीछे के शहरों पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। हालांकि भले ही स्काउट की एक टीम मर गई थी, लेकिन इससे येव्यून बहुत दुखी हुआ। हालांकि इसका समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक उन्होंने अपने हमलों को प्रतिरोध बल के साथ शुरू कर दिया। ये सोम राजवंश की हत्या की छोटी छोटी तरकीबें थी। ये बेकार था। जाहिर है येव्यून ने सोचा होगा कि उन सैनिकों को सोम राजवंश की सेना ने मार डाला था। उसने नहीं सोचा था कि हुआन फेंग और अन्य लोग वहां आएंगे। देर हो रही थी। येव्यून अपने तंबू से बाहर निकला और पास ही में ऊंची दीवार की ओर देखने लगा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। हम 3 दिन में इस शहर से अवश्य ही उतर जाएंगे, येव्यून ने मन ही मन सोचा। लियाओ साम्राज्य के लोगों की सोम राजवंश के बारे में मिश्रित भावनाएं थी। एक और अपने स्वयं के विकास के कारण उन्हें सोम राजवंश को अपने अधीन करना था। भले ही वे अपने अधीन न करें, फिर भी वे लड़ेंगे। उन्हें दूसरे पक्ष से कुछ पैसे लेने की जरूरत थी ताकि वे बेहतर विकास कर सके। दूसरी ओर साम राजवंश की संस्कृति पहले ही लियाओ साम्राज्य में प्रवेश कर चुकी थी। कई उच्च पदस्थ लोग साम राजवंश की संस्कृति से प्रभावित थे। आखिरकार लियाओ साम्राज्य की स्थापना हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और उसकी संस्कृति में कमी थी। इसलिए वे वास्तव में साम राजवंश की प्रशंसा करते थे, जिसकी संस्कृति लंबी थी।
ऐसी जटिल परिस्थिति में लियाओ साम्राज्य ने बार बार सोम राजवंश को चुनौती दी। उम्मीद थी कि वे इस विशालकाय को हरा सकते हैं और इस विशालकाय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिससे उन्हें उपलब्धि का एहसास हो। याव्यून ने आराम नहीं किया। वास्तव में याव्यून भी एक विशेषज्ञ था। भले ही वह 3 दिन और 3 रात आराम न करे, फिर भी वह एक अच्छी भावना बनाए रख सकता था। इसलिए इस समय वह शिविर में घूम रहा था। वह अपने सैनिकों से मिल रहा था। हालांकि याव्यून मार्शल आर्ट में कुशल था, लेकिन वह एक भयंकर सेनापति नहीं था। वह एक कन्फ्यूशियस सेनापति था। वह अपने सैनिकों के बारे में बहुत चिंतित था। ये भी इस चिंता के कारण था कि उसके सैनिक केवल तभी जब वे युद्ध के मैदान में होते थे, वे और भी अधिक हताश होकर लड़ने में सक्षम होते थे। अरे तुम दोनों, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें आराम करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? याव्यून शिविर में घूम रहा था और शिविर की स्थिति की जांच कर रहा था। वह देखना चाहता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। इस समय उसने 2 सैनिकों को देखा। वे शिविर के चारों ओर घूम रहे थे। सैनिकों का शिविर में आना बहुत सामान्य बात थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिन भर की लड़ाई के बाद, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, सैनिक बहुत थके हुए थे। इसलिए उन्हें जल्दी आराम करने की जरूरत थी। इस समय गश्त करने वाले कुछ सैनिकों के अलावा कोई भी इधर उधर नहीं घूम सकता था। चलो शौच के लिए चलें, एक सैनिक ने कहा। याव्यून ने सिर हिलाया। जाना, उसे किसी बात पर संदेह नहीं हुआ। वे दोनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। रुको! जैसे ही दोनों सैनिक याव्यून के पास से गुजरे, वह अचानक चिल्लाया। दोनों सैनिक तुरंत रुक गए, लेकिन वे तुरंत पीछे नहीं मुड़े। इसके बजाय वे याव्यून की ओर पीठ करके खड़े रहे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, याव्यून ने कहा। इस समय शिविर के आसपास कोई शौचालय नहीं था। हालांकि बीमार न होने के लिए शिविर के आसपास सुविधा के लिए, हर किसी की सुविधा के लिए एक विशेष स्थान था। वे केवल वहां जा सकते थे, भले ही वह याव्यून जैसा कमांडर हो। तभी दोनों सैनिक धीरे धीरे पीछे मुड़े और याव्यून के साथ जाने का इंतजार करने लगे। याव्यून को आमतौर पर अपने अधीनस्थों के साथ बातचीत करना पसंद था और इस वजह से चलते समय उसने सहजता से पूछा, आप किस जनरल के अधीन हैं? हाल ही में सभी का मनोबल कैसा है? घेराबंदी में बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, क्या आप निराश हैं? ये शुरू में एक सामान्य सवाल था, लेकिन दोनों सैनिक बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हम जनरल चेन के अधीन हैं, इसलिए सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है। याव्यून दंग रह गया। उसके अधीन ये जनरल था, उसे क्यों नहीं पता था? फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बिना किसी चेतावनी के अपने दाहिने हाथ से वार कर दिया। हालांकि याव्यून के अचानक हमले का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके लक्ष्य को पता था कि वह हमला करने वाला है। जिस समय उसने हमला किया, वह बगल की ओर खिसक गया और उसकी हथेली को चकमा दे दिया। तुम कौन हो? शहर में? याव्यून ने तुरंत उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने 2 सैनिकों से पूछताछ की। वह स्वाभाविक रूप से शहर में ब्यानलियांग शहर का जिक्र कर रहा था। ये सही है, एक सैनिक ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे शिविर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज यही रहो। जैसे ही याव्यून बोला, उसने फिर से अपनी चाल चली, भले ही उस व्यक्ति ने अभी अभी उसके हमले को चकमा दिया हो। हालांकि याव्यून को इसकी परवाह नहीं थी। उसे अपने कौशल पर भरोसा था। लियाओ साम्राज्य में उसके कौशल सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। अन्यथा लियाओ साम्राज्य का नया सम्राट उम्मीदवारों में क्यों होगा? उसके बारे में क्या? जाहिर है उनकी अपनी खूबियां थीं। उसी समय याव्यून के निजी सुरक्षाकर्मियों ने आसपास के सैनिकों को चेतावनी देना शुरू कर दिया और जल्दी से वहां पहुंचने को कहा। फिर यावजेन ने इस बार गलत गणना की। उसे अपने कौशल पर भरोसा था, इसलिए उसने सुदृढ़ीकरण आने से पहले ही हमला कर दिया। हालांकि उसकी नजर में वे सोम राजवंश के सिर्फ 2 सैनिक थे जिनके पास कुछ कौशल थे। उच्च मार्शल आर्ट कौशल वाले लोग थोड़े हास्यास्पद थे। जैसे ही याव्यून ने अपनी दाहिनी हथेली से वार किया, दोनों आकृतियां अचानक धुंधली हो गईं। जब तक उसने प्रतिक्रिया की, तब तक दोनों आकृतियां उसके बाएं और दाएं हिस्से तक पहुंच चुकी थी। याव्यून चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। फिर 2 सैनिक उससे भी तेज गति से आगे बढ़े, उसके पीछे हटने की दिशा को अवरुद्ध कर दिया। जिस समय उन्होंने उसके व्यक्तिगत हमले को चकमा दिया, उसी समय उन्होंने वास्तव में उसे मारा। आप लोग कौन हैं? याव्यून ने पूछा, क्योंकि वह 2 लोगों के हमलों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये स्पष्ट था कि ये दोनों व्यक्ति साधारण सांग राजवंश के सैनिक नहीं थे। अगर सभी सांग राजवंश के सैनिकों के पास ऐसा कौशल होता, तो वे घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल कर सकते थे। उसके साथ बकवास मत करो, चलो पहले उसे मार देते हैं। 2 सैनिकों में से एक ने दूसरे से कहा। इस समय लियाओ साम्राज्य से अधिक सैनिक भाग रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना था। उनके पास ये लिए उनके साथ बहस करने का समय नहीं था। ठीक है, दूसरे ने जवाब दिया। उसके बाद अचानक दोनों के हमले तेज हो गए और भी तीखे हो गए। याव्यून हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने शक्तिशाली होंगे कि वह उनसे निपट नहीं पाएगा। उसके बाद अचानक दोनों के हमले तेज हो गए और भी तीखे हो गए। याव्यून हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने शक्तिशाली होंगे कि वह उनसे निपट नहीं पाएगा। उसके कुछ समय बाद याव्यून गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हरकतें बहुत धीमी हो गईं। उसके बाद उसके हमले, हालांकि उसने अपने सामने खड़े 2 आदमियों पर एक बार भी वार नहीं किया। इससे उसे वाकई झटका लगा। कोई बात नहीं, वह लियाओ किंगडम के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। भले ही वह इन 2 आदमियों के संयुक्त हमले को हरा न सके, लेकिन उसे एक बार भी उन पर वार करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। टकराना। याव्यून की हरकत थोड़ी धीमी थी और उसे तुरंत किसी की हथेली से चोट लग गई। उसने मुंह से खून थूका और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी और व्यक्ति ने हमला कर दिया और उसे फिर से चोट लग गई। और इस बार उसकी चोटें और भी गंभीर थीं। जब दोनों लोगों ने देखा कि लियाओ सेना आने वाली है, तो उन्होंने घातक हमला किया। हालांकि याव्यून के निजी रक्षक खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। याव्यून मर चुका था। उसकी मौत इसी रात हुई थी। वह 2 अज्ञात सांग राजवंश सदस्यों के हाथों मारा गया था। शुरू में वह बस टहलने के लिए बाहर आया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना ऐसी चीज से होगा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। 1744 क्या संयोग है? पीछे हटो। सोम राजवंश के 2 सैनिकों ने याव्यून को मारने के बाद लियाओ साम्राज्य के कुछ और सैनिकों को गिरा दिया। उसके बाद ही वे पीछे हटे। उनके कदम रहस्यमय थे, धीमे लग रहे थे लेकिन वास्तव में तेज थे।
पलक झपकते ही वे दूर चले गए। लियाओ साम्राज्य के सैनिक, हालांकि उन्होंने मामले को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही दोनों आकृतियां अब दिखाई नहीं दे रही थी। वो लियाओ सेना के शिविर से एक भूकू की आवाज आई। यह एक टीम को बुलाए जाने की आवाज थी। पूरा लियाओ सेना का शिविर शोरगुल में था। बयानलिया शहर पर मौजूद सोंग राजवंश के सैनिकों के लिए उन्होंने भी लियाओ सेना के शिविर के असामान्य व्यवहार का पता लगा लिया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लियाओ सेना के शिविर में क्या हुआ था। वे किसकी तैयारी कर रहे थे, वे क्या कर सकते थे। वे केवल अपनी सतर्कता बढ़ा सकते थे। कुछ लोग जो सो रहे थे उन्हें भी जगा दिया गया था। आह, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं अभी शिविर में आया ही था और ऐसा कुछ हो गया। लियाओ आर्मी के कैंप से करीब 5 मील दूर हुआन फैंग और डुआन यू आराम करने के लिए एक पेड़ के सहारे झुके हुए थे। उन्होंने लियाओ आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। वे दोनों ही वही थे जो अभी अभी लियाओ आर्मी के कैंप में घुसे थे। रात में हुआन फैंग और डुआन यू ने सू युमो, वान युयान और अन्य महिलाओं को ब्यानलियांग शहर में भेजा। ब्यानलियांग लोहे की बाल्टियों से घिरा हुआ शहर नहीं था, इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू कुछ लोगों को अंदर भेजना चाहते थे। ये बहुत आसान था। सू युमो और दूसरी लड़कियों को शहर में भेजने के बाद हुआन फैंग और डुआन यू उन्होंने स्थिति के बारे में और अधिक जानने और ये देखने के लिए कि क्या कोई मौका है, लियाओ सेना के शिविर में घुसने की योजना बनाई। बेशक अगर वे अपने कमांडर को मार सके तो यह और भी बेहतर होगा। वे दोनों लियाओ सेना के शिविर के पास पहुंचे। उन्होंने आसानी से स्काउट के एक समूह को मार डाला और अपने कपड़े बदल लिए। उसके बाद वे सफलतापूर्वक लियाओ सेना के शिविर में घुस गए। हालांकि हुआन फैंग और डुआन यू को जो उम्मीद नहीं थी वही ये थी कि वे कुछ ही दूर चल पाए थे कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो लियाओ सेना के जनरल जैसा दिखता था। उन्हें उस व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, नहीं उन्हें उस व्यक्ति का आधिकारिक पद पता था। वे इस बहाने का इस्तेमाल करके इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उनका पीछा किया और उनसे बातचीत शुरू कर दी। हुआन फैंग और डुआन यू अभी अभी शिविर में दाखिल हुए थे। उन्हें कैसे पता चलेगा कि लियाओ सेना शिविर में वे जनरल हैं। इसलिए जब दूसरे पक्ष ने उनसे पूछा कि उनके अधीनस्थ कौन है, तो हुआन फैंग ने लापरवाही से कहा कि एक। उसी समय वो सतर्क हो गया। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह उस व्यक्ति को मूर्ख बना सके, लेकिन यदि वह नहीं कर सकता तो वह केवल एक चाल चल सकता था। उस समय हुआन फैंग और डुआन यू कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि वे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लियाओ सेना के शिविर में गए थे। भले ही वे किसी की हत्या करना चाहते थे, उन्हें कम से कम एक बड़े जनरल को मारना चाहिए था। ये जनरल आमतौर पर शिविर के केंद्र के पास रहते थे। उस समय वे शिविर के किनारे के पास थे, इसलिए भले ही दूसरा पक्ष एक जनरल था, लेकिन उसका पद ऊंचा नहीं होना चाहिए। हुआन फैंग और डुआन यू खुद को उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया। हुआन फैंग ने कुछ बेतरतीब शब्द गढ़े। उसने दूसरे पक्ष से झूठ नहीं बोला, इसके बजाय दूसरे पक्ष ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। जनरल भी निर्णायक था। ये पता लगाने के बाद कि हुआन फैंग और डुआन यू संदिग्ध थे, उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने तुरंत हमला कर दिया। सौभाग्य से हुआन फैंग के बोलने के बाद वह पहले से ही सतर्क था, इसलिए दुश्मन के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने आसानी से उसे चकमा दे दिया। हालांकि चूंकि उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी, इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू खुद को छिपाने में असमर्थ थे। इसलिए वे केवल एक कदम आगे बढ़ा सकते थे और सोच सकते थे कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। उन्हें जाने से पहले अपने जनरलों को मारना था, इसलिए उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहिए था। इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू ने उस आदमी पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया। याव्यून का कौशल बुरा नहीं था, लेकिन वह केवल प्रथम श्रेणी में सबसे ऊपर था। दूसरी ओर हुआन फैंग और डुआन यू दोनों ही प्रथम श्रेणी में सबसे ऊपर थे। एक क्षेत्र के जुड़ने से ताकत में बहुत अंतर था, इसलिए याव्यून भी लियाओ साम्राज्य में एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हुआन फैंग और डुआन यू के संयुक्त प्रयासों के तहत ये बेकार था। याव्यून को हुआन फैंग और डुआन यू की पहचान नहीं पता थी, इसलिए उसे लग सकता है कि उसकी मौत थोड़ी अनुचित थी। हालांकि याव्यून के लिए 2 सुपर विशेषज्ञों के संयुक्त हमले में मरना बहुत अनुचित नहीं था। याव्यून हुआन फैंग और डुआन यू को मारने के बाद जाहिर है वे लियाओ सेना के शिविर में नहीं रह पाएंगे। अगर हुआन फैंग ही बचा था, जब तक वह अदृश्य रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि अब डुआन यू था, जाहिर है उन दोनों के पास घेरे से बाहर निकलने का ही विकल्प था। हालांकि अगर डुआन यू यहाँ नहीं होता तो हुआन फैंग अकेला होता। कम समय में याव्यून को मारना आसान नहीं होता। उसके पीछे इतनी सारी लियाओ सेना होने के कारण हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि वह याव्यून को मारने का मौका खो देगा। इसके अलावा याव्यून जैसे विशेषज्ञों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। छिपकर करीब पहुंचना आसान नहीं था। सौभाग्य से इस बार डुआन यू यहाँ था। 2 सुपर विशेषज्ञों ने सेना में शामिल हो गए थे। ये किसी भी सुपर विशेषज्ञ को कुछ ही समय में मारने के लिए पर्याप्त था, भले ही प्रतिद्वंद्वी पहले रैंक के शिखर पर हो। ये बेकार होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लियाओ सेना के शिविर में ऐसा कोई विशेषज्ञ होगा। डुआन यू उन्होंने कहा। हालांकि दूसरे पक्ष के खेमे में व्याप्त दहशत को देखते हुए उन्हें मध्यम श्रेणी का जनरल होना चाहिए। हालांकि हुआन फैंग और डुआन यू ने याव्यून को मार दिया था, फिर भी वे दोनों ही थे जिन्होंने हाथ मिलाया था। इसके अलावा उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा था, इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू के दिल में याव्यूरी की ताकत के लिए बहुत सम्मान था। हो सकता है, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन इस बार लियाओ साम्राज्य से काफी संख्या में विशेषज्ञ आ रहे हैं। हुआन फैंग ने फिर सोचा। उसने लियाओ सेना के शिविर में यावजेन को मार डाला था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान लियाओ सेना के विशेषज्ञों को जोड़ते हुए लियाओ सेना ने वास्तव में इस बार कई विशेषज्ञों को भेजा था। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या करने जा रहे हैं। डुआन यू ने दूरी पर चहल पहल वाले लियाओ सेना के शिविर को देखा और कहा, चलो वापस चलें और देखें। हुआन फैंग ने खड़े होकर कहा, ठीक है। दोनों ही बहादुर और कुशल थे। अगर उन्हें दूसरे पक्ष ने खोज भी लिया तो भी दोनों को भरोसा था कि वे बच निकलेंगे, इसलिए वे ज्यादा डरे नहीं। हुआन फैंग और डुआन यू लियाओ सेना के शिविर में लौट आए। हालांकि इस बार वे वहां घुल मिल नहीं पाए, इसके बजाय वे बाहर से ही देखते रहे। शहर पर हमला। हुआन फैंग ने लियाओ सेना के शिविर की स्थिति को देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, इस समय शहर पर हमला। हुआन फैंग और डुआन यू पहले ही लियाओ सेना के पास पहुंच चुके थे।
जब से लियाओ सेना ने ब्यानलियांग को घेरा है तब से केवल पहले 2 दिनों में रात में शहर पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने रात में कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार रात में उनकी दृष्टि बहुत खराब थी और रात में शहर पर हमला करना बहुत प्रभावी नहीं था। इस समय लियाओ सेना ने एक बार फिर रात में हमला करने का विकल्प चुना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआन फैंग और डुआन यू पहले भी लियाओ सेना के शिविर में जा चुके थे। वहां सभी सैनिक आराम कर चुके थे और कोई भी सैनिक तैयारी नहीं कर रहा था। दूसरे शब्दों में उन्होंने पहले शहर पर हमला करने की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने अचानक अब शहर पर हमला क्यों किया? हुआन फैंग हैरान था और डुआन यू और भी ज्यादा बेखबर था। क्या यह उस व्यक्ति की वजह से हो सकता है जिसे हमने पहले मारा था? क्या यह हो सकता है कि लियाओ सेना नाराज हो गई और बदला लेने के लिए शहर पर हमला बदला लेने के लिए शहर? ये संभव है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। आखिरकार उन्होंने अभी अभी कहा था कि वे सोंग राजवंश से थे और यही बात लियाओ सेना ने भी सोची थी। इसलिए उस आदमी की मौत का श्रेय स्वाभाविक रूप से सोंग राजवंश को दिया जाना चाहिए। अगर सच में ऐसा है तो जिस लियाओ सेना के जनरल को हमने मारा है उसकी पहचान हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। हुआन फैंग ने कहा, यह संभव है। डुआन यू ने कहा। फिर आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि हमें अभी उसकी पहचान नहीं पता चली। हम ये भी नहीं जानते कि वह कौन है। वह रात में हमला करके लियाओ सेना को इतना गुस्सा कैसे दिला सकता है और नियम कैसे तोड़ सकता है? वह काफी शक्तिशाली होना चाहिए। शायद वह उनका कमांडर है। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने वाक्य के अंत में वह खुद को नीचे उतरने से नहीं रोक सका। लियाओ साम्राज्य के लोगों का शिविर उड़ रहा था। ये लगभग 10 मील की परिधि और शिविर के आकार का था। जिन लोगों से वे टकराए उनमें से एक दुश्मन का कमांडर था। उनकी किस्मत बहुत खराब थी। वास्तव में हुआन फैंग और डुआन यू को यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा था वह दुश्मन का कमांडर था। हालांकि उनमें से किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी और उन्होंने इसे केवल मजाक समझा। घेराबंदी पहले ही शुरू हो चुकी थी। हुआन फैंग और डुआन यू को फिलहाल कोई जल्दी नहीं थी। वे बस दूर से देख रहे थे। सोंग राजवंश के पराजित सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। अब उन्होंने सोंग राजवंश को एक टोपी भी दी थी। वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे लेकिन हुआन फैंग और डुआन यू को नहीं लगा कि कुछ भी गलत था। इसके अलावा शुरुआत में केवल लियाओ लोगों ने कहा था कि वे सोंग लोग हैं। उन्होंने खुद ऐसा नहीं कहा लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे मौन रूप से इससे सहमत थे। हालांकि हुआन फैंग ने नहीं सोचा था कि लियाओ साम्राज्य आज रात ब्यानलियांग को हरा पाएगा। आखिरकार ब्यानलियांग शहर सोंग राजवंश की राजधानी थी। यह एक बड़ा शहर था। इसके अंदर लाखों लोग रहते थे, साथ ही 1 लाख से ज्यादा सैनिक भी थे। लियाओ सेना लंबे समय से लड़ रही थी लेकिन वे अभी भी इसे हरा नहीं पाए थे। उनके लिए आज रात युद्ध जीतना असंभव था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि हुआन फैंग और अन्य लोग सही थे। लियाओ सेना वास्तव में उस रात ब्यानलियांग पर विजय प्राप्त करने में विफल रही थी। हालांकि उन दोनों को आश्चर्य हुआ कि लियाओ सेना भोर के बाद भी शहर पर हमला कर रही थी। घेराबंदी रात से भोर तक चली लेकिन लियाओ सेना अभी भी रुकने का इरादा नहीं रखती थी। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनमें से एक की मौत नहीं हो जाती। इससे हुआन फैंग को झटका लगा। कोई बात नहीं, इस समय घेराबंदी की एक रात के बाद लियाओ सेना बहुत थक गई होगी। उनके कमांडर को यह जरूर पता था। अब उनके आराम करने का समय आ गया था। आराम करने के बाद वह शहर पर हमला करना जारी रखेंगे। आखिरकार यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दिन में लड़ा जा सके। हालांकि लियाओ सेना पागल हो गई थी। वे अभी भी बिना रुके हमला कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। एक रात की लड़ाई के बाद लियाओ सेना वास्तव में थक गई थी और नींद में थी। हालांकि क्या सोंग राजवंश की सेना वैसी ही नहीं थी? इसके अलावा लियाओ सेना की युद्ध शक्ति पहले से ही सोंग राजवंश की सेना से अधिक मजबूत थी। अब उनका भव्य तरीका कुछ हद तक स्वर्ग को चुनौती देने वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वे ब्यानलियांग को नहीं हरा देते वे चैन से नहीं बैठेंगे। ये वास्तव में भयावह था। मुझे लगता है कि आपने जो अभी कहा वो सच हो सकता है। डुआन यू ने दूर से हो रही भीषण लड़ाई को हैरानी भरे भाव से देखा और बुदबुदाया। क्या ये संयोग हो सकता है? हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। 1745 शहर नष्ट हो गया। वर्तमान स्थिति ने हुआन फैंग और डुआन यू को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू में ये हुआन फैंग का सिर्फ एक मजाक था लेकिन अब उन दोनों को लगा कि यह सच हो सकता है। इससे पहले उन्होंने लियाओ साम्राज्य के जनरल को मार डाला था और वह लियाओ सेना का कमांडर था। बेशक ये भी संभव था कि वह ऐसा न भी हो। वह तो बस एक उच्च पदस्थ जनरल था। हालांकि कोई बात नहीं, लियाओ सेना का हमला बहुत तेज हो गया था। इसके अलावा एक रात की लड़ाई के बाद उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। शुरू में लियाओ सेना द्वारा ब्यानलियांग को घेरने के बाद वे शहर पर हमला करने की जल्दी में नहीं थे। उनके दृष्टिकोण से ब्यानलियांग पर जल्द या बाद में विजय प्राप्त की जाएगी। अगर ऐसा होता तो वे अब जल्दी में नहीं होते। इसके बजाय वे अपने नुकसान को कम करने में सक्षम होते। हालांकि वे आज हमला करने के विचार को पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्हें नुकसान की परवाह नहीं थी। वे अपने सामने इस विशाल शहर को नष्ट करना चाहते थे और लोगों को अंदर जाने देना चाहते थे। वे अपने किए की कीमत चुकाना चाहते थे। लड़ाई जारी रही और चिल्लाहट कभी बंद नहीं हुई। लियाओ लोगों ने ट्रेबुचेट और चढ़ाई की सीढ़ियों का कुशलता से इस्तेमाल किया। हुआन फैंग और डुआन यू की नजर बहुत अच्छी थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि लियाओ लोग पहले ही शहर की दीवार के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। हालांकि भविष्य में उन्हें सोंग राजवंश के सैनिकों द्वारा पीछा किया जाएगा। हालांकि शहर की दीवार पर चढ़ने की उनकी संख्या बढ़ती गई और शहर की दीवार पर उनके कब्जे का समय भी बढ़ता गया। ये भी लंबा होता जा रहा था। ब्यानलियांग खतरे में था। हुआन फैंग और डुआन यू ने एक दूसरे को देखा और तुरंत भागना शुरू कर दिया। इस समय उनका तमाशा देखने का मूड नहीं था। उनकी महिलाएं ब्यानलियांग शहर में थीं। अगर ब्यानलियांग शहर को वास्तव में लियाओ सेना ने गिरा दिया तो शहर के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। अब दिन का समय था और लियाओ सेना अभी भी हमला कर रही थी। इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू चुपचाप शहर में प्रवेश करना चाहते थे। ये बहुत मुश्किल भी था। जब वे दोनों शहर की दीवार के पास पहुंचे तो उन्हें लियाओ सेना माना गया और दूर से उनकी ओर तीर उड़ रहे थे। रुको, हम लियाओ लोग नहीं हैं। हुआन फैंग चिल्लाया। चाहे आप कोई भी हो, आपको शहर की दीवार के पास जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष न दें। हालांकि हुआन फैंग और डुआन यू केवल 2 लोग थे, शहर की दीवार पर सोंग राजवंश के सैनिक।
उन्हें हुआन फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। शहर की दीवार पर सैनिकों ने दूर से ही अपने धनुष उठाए। हुआन फैंग और डुआन यू का सामना करते हुए जब तक वे एक चाल चलते, वे अपने हमलों में कंजूसी नहीं करते। अपनी तेज आंखों से वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हुआन फैंग और डुआन यू एक ही समय में शहर की दीवार की ओर भागने लगे। उनके लिए शहर में प्रवेश न करना असंभव था। चूंकि इन लोगों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनके पास केवल जबरन अंदर घुसने का विकल्प था। गोली चलाओ, शहर की दीवार पर खड़ा अधिकारी चिल्लाया। फिर कई तीर उनकी ओर चले। क्योंकि शहर की दीवार का वो हिस्सा जिस पर हुआन फैंग और डुआन यू चल रहे थे, वहां लियाओ साम्राज्य के लोग शहर पर हमला नहीं कर सकते थे। शहर के दूसरे हिस्सों के अलावा कई जगहें ऐसी थीं जो लगातार खतरे में थी। इसलिए शहर की दीवार पर मौजूद सौंग सेना के कई लोगों को हटा दिया गया था। इसलिए बहुत से लोग पीछे नहीं रह गए, भले ही वे एक ही समय में हुआन फैंग और डुआन यू पर तीर चलाते। उनके लिए अभी भी युद्धाभ्यास की गुंजाइश थी। जब तक जगह थी तब तक काफी था। हुआन फैंग और डुआन यू की आकृतियां भूतों की तरह थी। वे तीरों की बारिश में चमकते रहे। तीरों की बारिश घनी लग रही थी, हालांकि यह उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। वे दोनों भीड़ की निगरानी में थे। जब वे शहर की दीवार के करीब पहुंचे तो उन्होंने उस पर अपने पैर पटक दिए और उसे घूरने लगे। उनके पूरे शरीर पहले ही उड़ चुके थे। जल्दी करो, तीर चलाओ, उन्हें मार डालो। वह अधिकारी कुछ हद तक चौंक गया जब उसने चिल्लाया। उसी समय उसने तीरंदाज के अलावा अन्य लोगों को भी उसका समर्थन करने के लिए आने दिया। उसने सोचा कि हॉनेट और डुआन यू उन्हें मारने जा रहे थे, इसलिए हुआन फैंग और हुआन फैंग के आने से पहले उन्होंने पहले से ही युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि हुआन फैंग और डुआन यू उन पर कोई ध्यान देने के मूड में नहीं थे। शहर की दीवार पर चढ़ने के बाद वे और अधिक समय तक नहीं रुके। वे एक बार फिर दूसरी तरफ से नीचे उड़े। जहां तक तीरंदाज की बात है, जो शहर की दीवार के ऊपर था, भले ही वह लगातार तीर चला रहा था, हालांकि वे अभी भी उन्हें मारने में असमर्थ थे। रुको, शहर की दीवार के ऊपर से अधिकारी हुआन फैंग और डुआन यू को जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर सोचा और बेकार के हमलों को रोक दिया। हालांकि अगर वह खबर फैलाता तो शायद दूसरे लोग उन्हें रोक सकते थे। इस समय हुआन फैंग और डुआन यू पहले ही ब्यानलियांग शहर में प्रवेश कर चुके थे। इस समय ब्यानलियांग शहर में पहले से ही दहशत के संकेत थे। सड़क पर अभी भी कुछ पैदल यात्री थे, लेकिन अब कुछ थे। हालांकि वे सभी जल्दी में थे। वे घबराए हुए थे और उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही बाहर लियाओ लोगों को महसूस कर सकते थे। वे उनके करीब और करीब आ रहे थे। हुआन फैंग और डुआन यू उस जगह पहुंचे जहां सू यूनो और दूसरी लड़कियों को रखा गया था। जब उन्होंने देखा कि वे ठीक हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। बाहर कैसा है? शहर में अभी दहशत का माहौल है। क्या लियाओ बिंग सैनिक हम पर हमला करने वाले थे? सू यूनो ने हुआन फैंग को देखकर पूछा। अभी नहीं, हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्दी होगा। बाहर के लियाओ सैनिक नुकसान की परवाह किए बिना हमला कर रहे हैं। शहर में सेंध लगाना केवल समय की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले हम शहर से बाहर निकल जाएं। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। लियाओ सेना कभी भी हम पर हमला कर सकती है। एक बार जब वे हमला करेंगे तो ये जगह खतरे में पड़ जाएगी, हुआन फैंग ने कहा। उनमें से कुछ ने सिर हिलाया। उसके बाद वे अस्थायी बेस छोड़कर बाहर चले गए। तब जब हुआन फैंग और डुआन यू ने लड़कियों को भेजा तो उन सभी को लगा कि ब्यानलियांग शहर अभी भी सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक दिन में उनके पास ब्यानलियांग शहर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि यह हुआन फैंग और डुआन यू की वजह से हुआ था। इसलिए हुआन फैंग और डुआन यू अब और शिकायत नहीं कर सकते थे। वे केवल लड़कियों को दूर ले जा सकते थे। शहर टूट गया है। लियाओ साम्राज्य के लोग यहाँ हैं। दौड़ना। हुआन फैंग और डुआन यू लड़कियों को ले जा रहे थे जब वे जाने के लिए तैयार थी। जब वे सड़क पर पहुंची तो बहुत से लोगों ने अचानक ये शब्द चिल्लाए। हुआन फैंग और डुआन यू चौंक गए। उन्होंने शहर के द्वार की दिशा की ओर देखा। निश्चित रूप से वे दूर से लियाओ सेना की छाया देख सकते थे। इसके अलावा लियाओ सेना की अधिक से अधिक छायाएं आगे बढ़ रही थी। सोंग राजवंश के सैनिक भी थे जो लियाओ सेना के हमले का विरोध कर रहे थे। हालांकि उनका प्रतिरोध बहुत कमजोर था और वे लियाओ सेना को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। लियाओ सेना अभी भी शहर के अंदरूनी हिस्से की ओर भाग रही थी। ब्यानलियांग शहर पर सचमुच हमला हो चुका था। हुआन फैंग और डुआन यू को उम्मीद नहीं थी कि लियाओ सेना इतनी जल्दी शहर में घुस जाएगी। अभी शहर के द्वारों और शहर की दीवारें लियाओ सेना की छाया से भरी हुई थी। जाहिर है सोंग राजवंश की सेना अब और नहीं टिक सकती थी। जल्दी करो, चलो इस तरफ चलते हैं, हुआन फैंग ने अपने पीछे सड़क की ओर इशारा करते हुए भीड़ से कहा। सभी लोग जल्दी से वापस भागे। इस समय सड़क पर अराजकता थी। भागते हुए सांग राजवंश के सैनिक और घबराए हुए नागरिक सभी वापस भाग रहे थे। लियाओ सेना पहले ही हमला कर चुकी थी। उनके पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर वे अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। हुआन फैंग और बाकी लोग ऐसे ही भीड़ में घसीटे गए। सौभाग्य से इसलिए इतनी घबराहट में भी वे भागे नहीं। उनके कपड़े इकट्ठे थे। इसके अलावा उनकी गति दूसरों से ज्यादा तेज थी। लियाओ सेना ने दक्षिणी द्वार से हमला किया। हुआन फैंग और अन्य लोग उत्तरी द्वार की ओर भागे। सड़क पर बहुत से लोग थे और उनमें से अधिकांश उत्तर की ओर भाग रहे थे। इससे सड़क पर बहुत भीड़ हो गई। एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। इसी समय कुछ आलीशान गाड़ियां कहीं से भी निकलकर भीड़ में घुस गई और उत्तरी द्वार की ओर जाने लगी। सड़क पर पहले से ही बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए इतने सारे लोगों के साथ चलना मुश्किल था। अब जब कुछ ज्यादा गाड़ियां थीं, तो चलना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि इन गाड़ियों के चारों ओर कृपाणधारी पहरेदार थे। ये ब्यानलियांग शहर में कोई बड़ा परिवार हो सकता है, लेकिन इस युग में बड़े परिवारों के लिए निजी सैनिक रखना कोई अजीब बात नहीं थी। अब जब लियाओ सेना ने शहर पर आक्रमण कर दिया था, अगर वे शहर में ही रहे तो वे मर सकते थे। इसलिए उन बड़े परिवारों के लोग भी, उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बेशक ऐसे लोग भी थे जो भागना नहीं चाहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था और उन्हें विश्वास नहीं था कि लियाओ सेना उन्हें खुद मार डालेगी। ज्यादा से ज्यादा वे आपदा से बचने के लिए बस कुछ पैसे खर्च कर सकते थे। उनके सामने खड़ी कुछ गाड़ियां शायद इतनी बड़ी फैमिली की हों। उनकी गाड़ियों के बगल में खड़े पहरेदार, उन्होंने भीड़ से उनके लिए रास्ता खोलने का आग्रह किया।
हालांकि अंदर का हिस्सा इतना ही चौड़ा था और आसपास का इलाका लोगों से भरा हुआ था। अगर वे पैदल यात्री रास्ता देना भी चाहें तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इस समय गाड़ियों के बगल में खड़े पहरेदारों ने अपनी तलवारें लहराना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास की भीड़ पर वार करना शुरू कर दिया ताकि वे तितर बितर हो सके। उन्हें रास्ता देने के बाद किसी को काट दिया गया और तुरंत खून जमा देने वाली चीख निकली। दृश्य और भी अराजक हो गया। हुआन फेंग और अन्य लोग गाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं थे। गाड़ियों के आसपास के पैदल यात्रियों ने आखिरकार उनके लिए रास्ता बना दिया। हुआन फेंग और अन्य लोग गाड़ियों के सबसे करीब थे। वे गाड़ियों से जल्दी से गुजरना चाहते थे। चले जाओ, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? गाड़ी के बगल में खड़ा गार्ड फिर चिल्लाया। हुआन फेंग और बाकी लोगों को पास आने नहीं दिया। जब वह आदमी बोला तो उसने अपने हाथ में चाकू उठाया। चले जाओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? गाड़ी के बगल में खड़ा गार्ड फिर चिल्लाया। हुआन फेंग और बाकी लोगों को पास नहीं आने दिया। जब वह आदमी बोला तो उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और टान मुक्सू पर वार किया जो उसके सबसे करीब था। हुआन फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगले ही पल वह उस आदमी के पास पहुंच गया और उसे लात मारकर दूर कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब दूसरे गार्डों ने ये स्थिति देखी तो वे तुरंत हुआन फेंग की ओर दौड़े। वे इस साहसी व्यक्ति हुआन फेंग को मारना चाहते थे। हुआन फेंग अपनी महिलाओं से घिरा हुआ था, इसलिए वह उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए आगे बढ़ने के बजाय वह पीछे हट गया और गार्डों की भीड़ में घुस गया। उसने अपना ब्लेड उठाया और पलक झपकते ही कुछ गार्डों को मार गिराया। दयनीय चीखें लगातार सुनाई दे रही थी क्योंकि लियाओ सेना लगातार करीब आ रही थी। इसलिए बहुत से लोग ये तमाशा देखने के लिए नहीं रुके। हुआन फेंग ने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया, इसलिए उसने भी पीछे नहीं हटे। उनका हर हमला घातक था। वे गार्ड उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? कुछ ही देर बाद वे सभी मर गए या घायल हो गए। तुम कौन हो? रुको इसे। इस समय कड़ाई वाले कपड़े पहने एक युवक गाड़ी से बाहर आया और हुआन फेंग पर चिल्लाया, बाहर में जाओ। हुआन फेंग ने अपने हाथ में ब्लेड घुमाया और ब्लेड उस आदमी की ओर उड़ गया। उस आदमी को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वह गाड़ी के पास ही मर गया। 46 महामहिम सम्राट हुआन फेंग के शब्द क्रोध से भरे हुए थे। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन ये कुलीन परिवार, वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे। जहां तक उनके आसपास के लोगों की बात है, हुआन फेंग उन्हें अपनी मर्जी से हत्या करते हुए नहीं देख सकता था। सोंग राजवंश की ऐसी हालत होने का कारण कुलीन परिवार था। ये वास्तव में इन कमीनों की हरकतों की वजह से था कि वर्तमान स्थिति हर जगह दिखाई दी। उसके बाद इन लोगों ने पश्चाताप की कोई संकेत नहीं दिखाए। वे वास्तव में अब भी दिखावा करना चाहते थे और यहाँ तक कि उसकी महिला को मारना चाहते थे। हुआन फेंग उसके प्रति विनम्र क्यों होगा? हालांकि जब हुआन फेंग को पता चला कि उसने युवक को मार दिया है तो गाड़ी के चारों ओर खड़े सभी पहरेदार दंग रह गए। उन्होंने गाड़ी के बगल में पड़े युवक की लाश को देखा। एक पल के लिए वे बिल्कुल भी नहीं हिले। हुआन फेंग, डोअनी और अन्य लोगों को उनकी परवाह नहीं थी। इस समय भागना अधिक महत्वपूर्ण था। उनके चारों ओर लोग थे। अगर इस समय लियाओ सेना दौड़ी तो वे अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले कि हुआन फेंग दूर भाग पाता, कुछ गाड़ियां और पहरेदार दूर से आ गए। हुआन फेंग ने अनुमान लगाया कि यह कोई और बड़ा परिवार था जो भाग गया था। ब्यानलियांग आखिरकार एक राजधानी शहर था। यहाँ कई कुलीन परिवार रहते थे। इस समय लियाओ सेना पहले ही शहर में घुस चुकी थी। अगर वे यहाँ रहना जारी रखते तो ये तो दूर की बात है कि उनकी संपत्ति बच भी पाएगी या नहीं, यह उनकी जान पर बनाएगी। वे सभी खतरे में थे। इस वजह से कुलीन परिवार के कई लोग, इस समय यहाँ तक कि अमीर लोग भी इस शहर से भाग रहे थे। उसने महामहिम सम्राट को मार डाला। इस समय एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी, फिर दहाड़ और तेज हो गई। उसने राजा को मार डाला। अचानक यह आवाज आसपास के इलाके में गूंज उठी, यहाँ तक कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, एक पल के लिए वे अचानक रुक गए। आखिरकार महाराज, वही तो उनके भगवान थे। जाहिर है उन्होंने अचानक सुना कि महाराज मर चुके हैं और उन्हें किसी ने मारा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन लोगों में जिज्ञासा और संदेह की भावना थी। हुआन फेंग ने भी अवचेतन रूप से आवाज के स्रोत को देखा। उसके बाद वह दंग रह गया क्योंकि जिस गाड़ी को उसने अभी अभी मारा था उसके चारों ओर के गार्ड उसे गुस्से और हत्या के इरादे से देख रहे थे। क्या चल रहा था? हुआन फेंग थोड़ा उलझन में था। इस समय एक गार्ड ने अपना लंबा ब्लेड हुआन फेंग की ओर तान दिया और फिर से दहाड़ते हुए बोला, उसने सम्राट को मार डाला। क्या बकवास है? हुआन फेंग ने शाप दिया। उसने सम्राट को कब मारा? वह सोंग राजवंश से सम्राट की इस राजधानी को नहीं जानता था और उसने पहले कभी शाही महल में प्रवेश नहीं किया था। उसने सम्राट को क्यों मारा? जब उसके साथ अन्याय हुआ था तो उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? लेकिन तभी हुआन फेंग दंग रह गया। उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा। ऐसा नहीं हो सकता है ना? हुआन फेंग अपने दिल में रोया। क्या ये हो सकता है कि जिस युवक को उसने अभी अभी मारा है वह सम्राट है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? क्या ये संयोग हो सकता है? क्या सम्राट को महल में नहीं होना चाहिए था? वह बाहर क्यों आया? इसके अलावा वहाँ केवल कुछ गाड़ियां थीं और उसके साथ 20 या 30 से ज्यादा पहरेदार नहीं थे। यह संभव था। हालांकि जिन लोगों ने कहा कि हुआन फेंग ने सम्राट के आदमियों को मार डाला था वे सभी गाड़ियों के चारों ओर के पहरेदार थे। हुआन फेंग के पास इस दिशा में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे मार डालो, गार्ड ने हुआन फेंग पर चिल्लाया। फिर गाड़ी के पीछे के गार्ड, वे भी हुआन फेंग की ओर दौड़े, हत्या के इरादे से, मानो वे हुआन फेंग को टुकड़ों में फाड़ देना चाहते थे। प्रतिभा, ऐसा लग रहा था जैसे वे अपना गुस्सा शांत करना चाहते थे। बाहर में जाओ, भागो। हुआन फेंग ने पागल गार्डों को देखा और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर वह पलटा और भाग गया। हुआन फेंग की मार्शल आर्ट कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके सामने ये गार्ड उत्तेजना से पागल हो गए थे और बेपरवाह होकर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था कि वे हुआन फेंग से मौत तक लड़ने जा रहे थे। ऐसे पागल व्यक्ति का सामना करते हुए हुआन फेंग भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वहाँ बहुत से लोग थे, उसके लिए इधर उधर घूमने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। उसके साथ सुयुमो और कुछ अन्य लड़कियां भी थीं। कुछ अप्रत्याशित होना असंभव नहीं था। हुआन फेंग सुयुमो और दूसरी लड़कियों को लेकर तेजी से भाग गया।
पीछे के गार्ड वे उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे चिल्लाते रहे, उसने सम्राट को मार डाला। इस तरह जो आम नागरिक भाग रहे थे वे अनजाने में अपने पीछे के पहरेदारों के लिए रास्ता खोल रहे थे। पहरेदारों के लिए उनका पीछा करना सुविधाजनक था। हुआन फैंग ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि ये लोग उस पर चिल्ला रहे थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह युवक वही सम्राट था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, लेकिन ये सच था कि ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उससे लड़ना चाहते थे। हुआन फैंग को सिरदर्द इस बात से हुआ कि जैसे ही वे चिल्लाए, आसपास के सैनिक जो पीछे हट गए थे और जो सैनिक दूसरी दिशाओं से आए थे उन्होंने वास्तव में उसे घेर लिया। बहुत जल्दी उसका पक्ष घेर लिया जाने वाला था। हुआन फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से दिव्य ड्रैगन कड़ाही निकाली और उसे हवा में फेंक दिया। दिव्य ड्रैगन कड़ाही हवा के साथ फैल गई और पलक झपकते ही वह एक विशाल कड़ाही में बदल गई। जल्दी करो, तुम सब अंदर जाओ, हुआन फैंग ने सुयुमो और दूसरी लड़कियों से कहा। इस समय हुआन फैंग ने आसपास के लोगों को विशाल कड़ाही को देखते हुए सुना। वे राक्षसी तकनीकों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हुआन फैंग को अब इसकी परवाह नहीं थी। अधिक से अधिक सैनिक चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। जब इन सैनिकों ने उसे घेर लिया तो वह भी बच नहीं पाया। कौन जानता है, सुयुमो और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए अब हुआन फैंग को जो करना था वह था सुयुमो और दूसरी लड़कियों को पहले बाहर भेजना। जब वे भाग रहे थे हुआन फैंग और दूसरे वे डुआन यू और दूसरे लोगों से अलग हो गए थे और हुआन फैंग उन्हें भी नहीं ढूंढ पाया। हालांकि ये भी अच्छा था, वे उसके द्वारा फंसे नहीं जाएंगे। डुआन यू और दूसरी महिलाओं की क्षमताओं के साथ वे शहर से बाहर निकल गईं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुयुमो और दूसरी महिलाएं जल्दी से उस विशाल कड़ाही में कूद गईं। फिर हुआन फैंग ने विशाल कड़ाही को आसमान में ऊंचा उड़ाने के लिए नियंत्रित किया। उसके बाद वह सीधे शहर की दीवार से बाहर निकल गया। जो सैनिक उसके करीब थे उन्होंने पहले ही विशाल कड़ाही और हुआन फैंग पर तीर चलाना शुरू कर दिया था। विशाल हंडा स्वाभाविक रूप से इन बाणों से नहीं डरता था। आखिर वह चीज एक दिव्य अस्त्र थी, ये साधारण बाण उसे कैसे तोड़ सकते थे। दूसरी ओर हुआन फैंग का पक्ष थोड़ा परेशान करने वाला था। आसपास की जगह सीमित थी, हर जगह लोग थे, उसके लिए चकमा देना असुविधाजनक था। इसके अलावा वे सैनिक वास्तव में पागल हो गए थे। उन्हें हुआन फैंग के आसपास के लोगों की जान की परवाह नहीं थी। जब तक वे हुआन फैंग को मार सकते थे तब तक सब ठीक था, इसलिए कई तीर उड़ गए। हुआन फैंग ठीक था, लेकिन उसके आसपास के लोग। हालांकि तीरों के इस दौर के तहत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हुआन फैंग को अपने दिल में थोड़ा दोषी महसूस हुआ। फिर इन लोगों को नुकसान न पहुंचाने के लिए उसे अपने लिबादे का उपयोग करके उड़कर उस विशाल कड़ाही का पीछा करना पड़ा। हुआन फैंग हवा में था। अगर ऐसा होता तो उसका लक्ष्य और भी स्पष्ट होता। नीचे के सैनिक हुआन फैंग पर तीर चलाते रहे। हुआन फैंग स्थानिक क्षेत्र में चकमा देता रहा। हालांकि हवा में जमीन पर रहना उतना सुविधाजनक नहीं था। जमीन पर वह हमलों को चकमा देने के लिए माइक्रोस्टेप का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि हुआन फैंग हवा में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके अलावा लक्ष्य और भी स्पष्ट था, इसलिए भले ही हुआन फैंग ने बचने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसे 2 तीर लगे। एक तीर उसकी जांघ पर लगा, तीर उसके हाथ पर लगा, लेकिन ये घातक चोट नहीं थी। इसके अलावा जिस क्षण हुआन फैंग और आजी को तीर लगा, उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी ताकत से प्रसारित किया था। इस वजह से हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, वह वास्तव में घायल हो गया था। हालांकि ये भारी नहीं था। वास्तव में हुआन फैंग अदृश्यता मंत्र का उपयोग करके जमीन पर बच सकता था। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो वह सैनिकों का लक्ष्य नहीं खोज पाएगा। वह अपने चारों ओर बेतरतीब ढंग से तीर चलाएगा और हुआन फैंग उन तीरों को चकमा देने में सक्षम होगा। हालांकि आसपास के नागरिक ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि हुआन फैंग एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन इस तरह की बात वह ऐसा नहीं करेगा, और इस वजह से वह हवा में उड़ गया, जिससे उसका लक्ष्य और भी स्पष्ट हो गया। वह दूसरों को फंसाना नहीं चाहता था। इस समय नीचे सैनिकों की संख्या बढ़ गई। इन साथियों में से कुछ लोग शहर में घुसाए लियाओ सेना से लड़ रहे थे, जबकि अन्य हुआन फैंग पर हमला कर रहे थे। सोम राजवंश के सैनिक शुरू में इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन लियाओ सेना घृणा से हमला कर रही थी। सोम राजवंश के सैनिक उन्हें रोकने में असमर्थ थे, लेकिन अंत में वे हुआन फैंग द्वारा विचलित हो गए। इसके अलावा सम्राट की मृत्यु के कारण कई लोग इस खबर की पुष्टि करने में असमर्थ थे। हालांकि इतने सारे लोगों के चिल्लाने से निश्चित रूप से सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। इस वजह से लियाओ सेना शहर में बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उन्हें हुआन फैंग का शिकार करने वाले लोगों के समूह से टकराने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने किसी और चीज की परवाह नहीं की और तुरंत उन गार्डों पर हमला कर दिया। इसलिए उन गार्डों ने हुआन फैंग की परवाह नहीं की। वे लियाओ सेना से लड़ने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। हुआन फैंग के शरीर पर दबाव अचानक कम हो गया और वह तेज गति से शहर से बाहर निकल गया। हुआन फैंग आकाश में था और उसकी दृष्टि का क्षेत्र विस्तृत था। उसने पाया कि पूरा ब्यानलियांग शहर अराजकता में था। सैनिक हर जगह थे और हर जगह लड़ाई चल रही थी। युद्ध के मैदान से भाग रहे लोग भी थे। वर्तमान में ब्यानलियांग शहर के केवल 4 मुख्य द्वार थे। उत्तरी द्वार यह अभी भी सोम राजवंश के नियंत्रण में था। अन्य 3 द्वार पहले ही गिर चुके थे। अधिक से अधिक लोग शहर में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए जो लोग भाग रहे थे वे पूरा उत्तरी द्वार लोगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि भगदड़ भी मच गई थी। ऐसी परिस्थितियों में जब तक वे नीचे गिरने के तुरंत बाद नहीं उठते, उन्हें उठने का मौका नहीं मिलता। उन्हें कुचलकर मार दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हुआन फैंग कुछ नहीं कर सकता था। उसके सामने अराजकता पहले ही पैदा हो चुकी थी। कोई व्यवस्था नहीं थी। वह उनमें से 1 या 2 को बचा सकता था। हालांकि इतने सारे लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं था। भले ही वह चिल्लाए, शायद ये बेकार होगा। इस वजह से हुआन फैंग ने नीचे की भीड़ को देखा और शहर से बाहर उड़ना जारी रखा। उत्तरी द्वार के बाहर भी लियाओ सेना हमला कर रही थी। इसके अलावा स्थिति भी खतरनाक थी। अनुमान लगाया गया था कि पूरा संप्रदाय लंबे समय तक बचाव नहीं कर पाएगा और वे दुश्मन के हाथों में पड़ जाएंगे। हुआन फैंग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। चाहे वो सोम राजवंश हो या लियाओ साम्राज्य, उसके मन में उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। वह उन्हें अपनी मर्जी से लड़ने देता था। 1747 ब्यानलियांग शहर में प्रवेश। पूरे ब्यानलियांग शहर में चीख पुकार और लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। शहर में अराजकता फैल गई थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि सोम राजवंश की सेना ने कभी नहीं सोचा था कि आज शहर में सेंध लगाई जाएगी।
पिछले कुछ दिनों में लियाओ सेना शहर पर हमला कर रही थी। हालांकि हमले की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। सोम राजवंश की सेना ने भी सोचा था कि लियाओ सेना उनके शहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आखिरकार बयानलिया शहर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और इसकी रखवाली करने वाले कई सैनिक भी थे। इसे तोड़ना वाकई आसान नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कल रात अचानक लियाओ सेना पागल हो जाएगी। उन्होंने कीमत की परवाह किए बिना रात में शहर पर हमला किया। जब सूरज उग आया तो वे रुके नहीं। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। ऐसे हमले के तहत सोम राजवंश की सेना अभी भी शहर की रक्षा करने में असमर्थ थी। उन पर लियाओ सेना ने हमला किया। इसके बाद जो हुआ वह एक भयंकर सड़क युद्ध था। हालांकि उनके पास शहर की दीवार का सहारा था। सोम राजवंश के कोई भी सैनिक लियाओ सेना को हरा नहीं पाए और अब शहर की दीवार भी चली गई थी। वे निश्चित रूप से दुश्मन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे और परिणाम लगभग पूर्वानुमानित था। इस समय हुआन फेंग, सु युमो और अन्य लड़कियां शहर के बाहर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने शहर के बाहर लियाओ सेना से भी बचकर निकल लिया था। उसके बाद हुआन फेंग जमीन पर उतरा और अपने घावों का इलाज करना शुरू कर दिया। बाई शियाओरो ही थी जिसने उसकी मदद की। जब वह पहले किसी मिशन पर थी, इसलिए जब घावों से निपटने की बात आई तो वह इससे बहुत परिचित थी। बाकी लड़कियां चिंतित भाव से बगल से देख रही थी। आखिरकार हुआन फेंग के शरीर में 2 तीर लगे हुए थे, जिससे वह काफी डरावना लग रहा था। सब ठीक है, तुम लोगों ने भी देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हुआन फेंग ने अपना शरीर थोड़ा हिलाया और लड़कियों को दिलासा दिया। ये सब हमारी वजह से है। अगर हम नहीं होते तो आपके लिए खुद ही भागना आसान होता और आप घायल नहीं होते, सु युमो ने कहा। उसका चेहरा भी चिंता और दिल के दर्द से भरा हुआ था। हमारी मार्शल आर्ट बहुत गहरी नहीं है। हो सकता है कि अगली बार हम युद्ध और खतरे वाली इस दुनिया में आए। हम आपका पीछा नहीं करेंगे, हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे और हम हमेशा बोझ बने रहेंगे। दूसरी महिलाओं के चेहरे पर भी निराशा थी। हालांकि अपने दिल में वे सभी हुआन फेंग के साथ सभी स्थानिक दुनियाओं में जाकर देखना चाहती थी। हालांकि अगर हुआन फेंग को उनकी वजह से फंसाया गया था तो उन्हें इस बात का बुरा लगा, खासकर इस युद्धग्रस्त समय और स्थान में। उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और वे हमेशा उसे रोकती थी। उन्हें हुआन फेंग को नुकसान पहुंचाने में भी बहुत असहजता महसूस हुई। सब ठीक है, हुआन फेंग ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। ये बस एक छोटी सी चोट है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे बिना भी मैं सिर्फ आसमान में उड़ सकता था, मुझे भी चोट लग जाएगी। इसके अलावा मैं तुम्हें भी घुमाना चाहता हूँ। ये बस एक छोटा सा जोखिम है, इसे दिल पर मत लेना। हुआन फेंग के शब्द झूठ नहीं थे। अभी अभी आकाश में उड़ने का कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करना था, न कि नीचे के नागरिकों को शामिल करना। इसका सु युमो और अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा हुआन फेंग वास्तव में सु युमो और अन्य लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। वह उन्हें वास्तविक दुनिया में छोड़ देगा। किसी को पता होना चाहिए कि वह भविष्य में अक्सर अन्य स्थानों पर जाएगा। वह 1 महीने के लिए जाएगा, साल में अधिकांश समय। उसे संभवतः अधिकांश समय अन्य स्थानों पर बिताना होगा। अगर उसने वास्तव में सु युमो और अन्य लड़कियों को छोड़ दिया तो उनके साथ मिलने का समय बहुत कम होगा। ये स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो हुआन फेंग और अन्य लड़कियां देखना चाहती थी। सु युमो और अन्य लड़कियां भी इस बात को समझती थी। उन्होंने अभी ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे हुआन फेंग को फंसाना नहीं चाहती थी। ये हो गया जब हुआन फेंग सु युमो और दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था, तब बाई शियाओरो ने पहले ही हुआन फेंग के घाव का कुशलतापूर्वक इलाज कर दिया था। हुआन फेंग की चोट वास्तव में गंभीर नहीं थी और उसके पास हर समय अच्छी उपचार दवा भी थी। ये छोटी सी चोट और भी बड़ी बात नहीं थी। अभी अभी उन लोगों ने कहा कि तुमने सम्राट को मार डाला। क्या हुआ? तांग मुक्सु को अचानक उन सैनिकों का ख्याल आया जिन्होंने उन पर पागलों की तरह हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हुआन फेंग ने सम्राट को मार डाला था, लेकिन उन्होंने सम्राट को नहीं देखा। हुआन फेंग ने उन्हें कैसे मारा, मुझे भी यकीन नहीं है। हुआन फेंग ने कहा, हो सकता है कि मैंने जिस युवक को मारा वह सम्राट था। हालांकि यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? इसके अलावा सम्राट महल में नहीं रह रहा था, वह बाहर क्यों आया? शायद सम्राट भी डर गया है। आखिरकार लियाओ सेना ने पहले ही शहर पर आक्रमण कर दिया है। उन नागरिकों को पता है कि वे भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि सम्राट भी भागने की कोशिश कर रहा है, सु युमो ने कहा। ये संभव है, हुआन फेंग ने सिर हिलाया। हालांकि अगर ऐसा है तो सम्राट काया होगा। बयानलिया शहर में अभी भी बहुत से सैनिक और नागरिक हैं। अगर वह रुकता है तो स्थिति बेहतर होगी। उसके चले जाने के बाद कोई भी समग्र स्थिति का प्रभारी नहीं होगा। पूरी स्थिति अराजक हो जाएगी। फिर शहर में लोगों का इंतजार केवल अंत तक ही सीमित रह जाएगा। सु युमो और दूसरी लड़कियों ने भी सिर हिलाया। हालांकि किसी को भी यकीन नहीं था कि सम्राट कौन था और क्या हुआन फेंग ने हुआन फेंग को मारा था, इसलिए ये बताना मुश्किल था। अब हमें क्या करना चाहिए? लियाओ सेना ने पहले ही सोम राजवंश की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। अगला कदम शायद बातचीत करना है। यहाँ रहना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं लगता, झांग जियू ने कहा। यह इस तरह है, हुआन फेंग ने कहा, लेकिन मैं फिर से शहर में घुसकर पूछताछ करना चाहता हूँ। आखिर क्या हो रहा है? लियाओ सेना पागलों की तरह शहर पर हमला क्यों कर रही है? उन लोगों ने अभी क्यों कहा कि मैंने सम्राट को मार दिया है? क्या सम्राट अभी भी जीवित है? मुझे ये सब पता लगाना है। उसके बाद हम चले जाएंगे। मम्मा, तुम अकेले जाओ, सावधान रहना। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम्हारी चोटें ठीक न हो जाएं। सु युमो ने कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, यह कोई समस्या नहीं है। रात में मैं शहर में घुस जाऊंगा, इस दिन के दौरान पर्याप्त है। मैं ठीक हो गया हूँ, हुआन फेंग ने कहा। उसकी आंतरिक ऊर्जा गहरी थी और उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक दिन एक लंबा समय था। ये वास्तव में पर्याप्त था। उसके बाद हुआन फेंग और अन्य लोगों ने अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढ ली। वे अस्थायी रूप से बस गए, जिससे हुआन फेंग खुश हो गया। हाँ, कुछ खतरों का अनुभव करने के बाद बाई शियाओरो की ताकत बहुत बढ़ गई थी। जब वह अभी अभी यहाँ आई थी तब की तुलना में ये बहुत बढ़ गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही एक प्रथम श्रेणी की लड़ाकू थी, जैसा कि अपेक्षित था। ये केवल खतरे और लड़ाई के माध्यम से ही था कि वह अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता था। बाई शियाओरो की ताकत बढ़ने से पूरी टीम की सुरक्षा भी बढ़ गई। भले ही हुआन फेंग चला जाए, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी होगी।
बाई शियाओरो के अलावा जिमेंग जियाओ और क्यू निंगशुंग वे थे जिन्होंने अपनी ताकत सबसे तेजी से बढ़ाई। क्यू निंगशुंग ने पहले जादू का अभ्यास किया था और उसके बाद उसने जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पहले ताइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट का भी अभ्यास किया था और अब उसके पास ज्यादा युद्ध का अनुभव था। उसकी सुधार गति भी बहुत तेज थी। जिमेंग जियाओ की ताकत में तेजी से वृद्धि ने हुआन फैंग सहित सभी को चौंका दिया। आखिरकार क्यू निंगशुंग और बाई शियाओरो के पास अतीत में एक निश्चित आधार था, लेकिन जिमेंग जियाओ के पास कोई आधार नहीं था। हुआन फैंग द्वारा उसे मार्शल आर्ट सिखाने से पहले वह सिर्फ एक साधारण और कमजोर लड़की थी। अंत में वह वास्तव में तीसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच गई थी, हालांकि वह अभी भी हुआन फैंग के बराबर थी। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में अब आप दुनिया में अकेले चल सकते हैं। इसके अलावा जिमेंग जियाओ ने लंबे समय तक साधना नहीं की थी। यह अविश्वसनीय था कि वह अब इस स्तर तक पहुंच सकती है। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिमेंग जियाओ में वास्तव में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रतिभा थी। ये प्रतिभा शायद कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला हुआन फैंग भी नहीं कर सकता था, और इससे जिमेंग जियाओ को भी बहुत गर्व हुआ। उसने हुआन फैंग को नीचा दिखाने का अवसर भी लिया, जिससे हुआन फैंग को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। बाकी लड़कियों की ताकत कमोबेश बढ़ गई थी। पूरी टीम की ताकत उस समय की तुलना में बहुत बढ़ गई थी जब वे अभी अभी आई थी। हालांकि उन्हें कई बार खतरों का सामना करना पड़ा था, फिर भी ये स्पष्ट था कि इन खतरों से बचकर उसने बहुत कुछ हासिल किया था। इस बारे में सोचते हुए एक समय ऐसा आएगा जब उनकी ताकत एक बार फिर बढ़ जाएगी। भले ही उन्हें फिर से खतरे का सामना करना पड़े, उन्हें हुआन फैंग की मदद की जरूरत नहीं होगी। वे खुद ही समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा क्योंकि वे हुआन फैंग से अलग नहीं होना चाहते थे, उसी समय वे हुआन फैंग को नीचे नहीं खींचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ठीक से खेती करने और हुआन फैंग को नीचे नहीं खींचने का मन बना लिया था। रात में हुआन फैंग की चोटें मूल रूप से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। लड़कियों को अलविदा कहने के बाद वह चुपचाप अकेले ही ब्यानलियांग शहर की ओर चल पड़ा। ब्यानलियांग शहर बहुत बड़ा था और शहर की कई दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए हुआन फैंग के लिए अंदर घुसना बहुत आसान था। हुआन फैंग ने यह भी देखा कि शहर की दीवार पर तैनात सैनिक बदल गए थे। सोंग राजवंश के सैनिकों की बात तो दूर, लियाओ साम्राज्य के सैनिक भी बदल गए थे। इन सैनिकों ने अपनी चौकसी कम नहीं की, क्योंकि अब तक शहर में अभी भी छिटपुट लड़ाइयां हो रही थी और चौकसी कम करने का समय अभी दूर था। शहर में प्रवेश करने के बाद हुआन फैंग को भी गमगीन माहौल का एहसास हुआ। कभी कभी वह लियाओ सेना और सोंग राजवंश के सैनिकों को भी देख सकता था। वे एक कोने में लड़ रहे थे, या लियाओ साम्राज्य के कुछ सैनिक वे सोंग राजवंश की एक लड़की को धमका रहे थे। पूरा ब्यानलियांग शहर अराजकता में था। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हुआन फैंग ने खुद को छिपा लिया। उसके बाद उसने आसपास की स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले उसने लियाओ सेना के एक समूह पर हमला किया। उसने सभी साधारण सैनिकों को मार डाला। फिर नेता को पकड़ने और उसे प्रताड़ित करने के बाद उसने कुछ बातें सीखी, और इस मामले ने हुआन फैंग को कुछ हद तक अवास्तविक महसूस कराया। लियाओ सेना ने शहर पर बेतहाशा हमला इसलिए किया क्योंकि उनका कमांडर मारा गया था। उसे सोंग राजवंश के 2 लोगों ने मार डाला था जो शिविर में घुस आए थे। बाकी लियाओ सेना को गुस्सा आया। यह एक गंभीर उकसावे की कार्रवाई थी। यही वजह थी कि उन्होंने रात भर शहर पर हमला किया। ये बदला लेने का एक तरीका था। यह एक घेराबंदी थी जिसमें नतीजों की परवाह नहीं की गई। उनके कमांडर को उनके शिविर में ही मार दिया गया। उनके दृष्टिकोण से वे सोंग राजवंश के लोगों को जाने नहीं दे सकते थे। वे बहुत आराम की स्थिति में थे। हालांकि हुआन फैंग को पता था कि लियाओ सेना के कमांडर को सोंग राजवंश के लोगों ने नहीं, बल्कि उसके और डुआन यू ने मारा था। सोंग राजवंश के लोगों ने उन दोनों की हत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया था। 47 क्या सहयोग है, मैंने कभी नहीं 1748 क्या सहयोग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा सहयोग होगा, हुआन फैंग ने खुद से कहा। इससे पहले हुआन फैंग और डुआन यू लियाओ सेना के कमांडर के लिए लियाओ सेना के शिविर में गए थे। अगर वे दुश्मन को पकड़ पाते तो यह उपयोगी होता। एक बार जब वे दुश्मन को मार देते तो लियाओ सेना अराजकता में गिर जाती। इससे पहले सोंग राजवंश के मार्शल कलाकारों की भी यही योजना थी। मार्शल आर्ट सेमिनार का उद्देश्य लियाओ सेना के उच्च अधिकारियों की हत्या करना था। हालांकि इससे पहले कि वे कार्रवाई कर पाते उन्हें रिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद हत्या अभियान को रोक दिया गया। दूसरी ओर हुआन फैंग और डुआन यू साहसी और कुशल थे। लियाओ सेना के लोग जानते थे कि सोंग राजवंश के मार्शल कलाकार उनके उच्च अधिकारियों की हत्या करेंगे। वे निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को मजबूत करेंगे। हुआन फैंग और डुआन यू जानते थे कि वे ऐसा करेंगे। वे अपने शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल पर भरोसा करते थे। भले ही उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा खोज लिया गया हो और हत्या विफल हो गई हो, लेकिन बिना किसी नुकसान के बच निकलना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि उनका ऑपरेशन सुचारू रूप से नहीं चला। वे कुछ समय पहले ही लियाओ सेना के शिविर में घुसे थे। उन्हें दूसरी तरफ से एक अधिकारी ने देख लिया था। उन दोनों को भी यह अंदाजा था कि वे खाली हाथ नहीं लौट सकते, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को मार डाला। हालांकि हुआन फैंग और डुआन यू को जो उम्मीद नहीं थी वही ये थी कि उन्होंने वास्तव में गलत व्यक्ति को मारा था। यह एक यादृच्छिक अधिकारी था जिसे उन्होंने मार डाला था। एक अधिकारी जिसकी उन्हें परवाह नहीं थी, वास्तव में दुश्मन का कमांडर था। याव्यू लियाओ साम्राज्य में बहुत उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति था। ऐसे आदमी को हुआन फैंग और डुआन यू ने गलती से मार डाला। हुआन फैंग ने भी जब इसके बारे में सोचा तो उसे अविश्वसनीय लगा। याव्यून की अचानक मौत ने भी लियाओ सेना को पागल कर दिया था। आखिरकार उन्होंने पहले सोचा था कि ब्यानलियांग और यहाँ तक कि पूरा सांग राजवंश उनके हाथों में था। अपने नुकसान को कम करने के लिए उन्हें शहर पर हमला करने की गति धीमी करनी पड़ी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी दुर्घटना घटेगी। ये कैसे लियाओ सेना को गुस्सा नहीं दिला सकता था। एक आदमी जिसके बारे में वे सोचते थे कि वह निश्चित रूप से खो गया है, उनकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। एक आदमी जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह निश्चित रूप से खो चुका है, उनके कमांडर की हत्या करने के लिए यहाँ आया था। यह एक उकसावे की तरह था और चेहरे पर एक तमाचा था। स्वाभाविक रूप से लियाओ सेना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके कमांडर को किसी ने मार दिया था। अगर उन्होंने उससे बदला नहीं लिया तो दुनिया आपकी हंसी उड़ाएगी। इस वजह से लियाओ सेना ने अपनी पूरी ताकत से शहर पर हमला किया। एक निश्चित कीमत चुकाने के बाद उन्होंने आखिरकार ब्यानलियांग शहर पर कब्जा कर लिया।
हुआन फैंग ने इस घटना के सहयोग पर विलाप किया और फिर उसने लियाओ सेना को भी मार डाला। लियाओ सेना उत्तेजना से पागल हो गई थी, भले ही उन्होंने पहले ही ब्यानलियांग शहर को नष्ट कर दिया था। हालांकि उनका संहार बंद नहीं हुआ, सिवाय सोंग सेना के सैनिकों को दबाने के जो अभी भी विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि आम नागरिक भी उनके दुष्ट चंगुल से बच नहीं सकते थे, वे उन्हें कभी भी मार सकते थे। इसलिए हुआन फैंग ने अब किस लियाओ सेना को मार डाला। वह एक अच्छा इंसान नहीं था। लियाओ सेना के सैनिकों के इस समूह को मारने के बाद हुआन फैंग ने लियाओ सेना की कुछ और सैनिकों को मार डाला जो शहर में बुरे काम कर रहे थे। उसके बाद उसे सोंग सेना के सैनिकों का एक समूह मिला। इस बार हुआन फैंग ने सभी सैनिकों को नहीं मारा। आखिरकार ये सैनिक ऐसी परिस्थितियों में भी प्रतिरोध कर रहे थे। हुआन फैंग कमोबेश प्रभावित था। उसने इन लोगों को सीमा के पास देखा था। ब्यानलियांग शहर के बाहर पराजित सैनिकों की तुलना में वे बहुत बेहतर थे, वे सम्मान के पात्र थे। इसलिए हुआन फैंग ने चीफ सॉन को नहीं मारा, उसने केवल उनके नेता को पकड़ लिया और उससे कुछ सवाल पूछे। हुआन फैंग द्वारा पकड़े गए व्यक्ति ने देखा कि हुआन फैंग ने अपने अधीनस्थ पर हमला नहीं किया। वह बात करने में बहुत आसान लग रहा था, इसलिए उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। उसे उम्मीद थी कि हुआन फैंग उसे और उसके आदमियों को जाने देगा। इसलिए हुआन फैंग जो भी पूछेगा, जब तक उसे पता होगा वह हुआन फैंग को बताएगा। और यह अधिकारी, जो कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, अधिक बातें जानता था। पता चला कि सोंग राजवंश का सम्राट वास्तव में मर चुका था। अब जबकि नया सम्राट जल्दबाजी में सिंहासन पर चढ़ गया था। ऐसा कहा जाता है कि पिछले सम्राट ने लियाओ सेना को ब्यानलियांग शहर पर हमला करते देखा था। उसे डर था कि कुछ अप्रत्याशित होगा, इसलिए वह गाड़ी चलाकर ब्यानलियांग शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह पहले बाहर छिपना चाहता था। अंत में शहर छोड़ने से पहले ही सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। वही खड़े जंगल में मारा गया और दिवंगत सम्राट शहर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। इस प्रकार बहुत से अधिकारियों को पता नहीं था कि उसके पीछे केवल 20 से 30 पहरेदार थे। उसके बाद उन मंत्रियों को इस मामले के बारे में पता चला और उन्होंने उसका पीछा किया। हालांकि उस समय दिवंगत सम्राट पहले ही मर चुका था और उन अधिकारियों ने हत्यारे को पकड़ने के लिए अपने रक्षकों को भेजा था। हालांकि हत्यारा बेहद शक्तिशाली था और वह फिर भी भागने में सफल रहा। क्या आपको यकीन है कि मृतक सम्राट वास्तव में मर चुका है? हुआन फैंग ने अजीब भाव से पूछा। हाँ, उस आदमी ने कहा, दिवंगत सम्राट का निधन हो चुका है और नया सम्राट सिंहासन पर बैठा है। हमें भी नए सम्राट का आदेश मिला है कि हम यहाँ प्रतिरोध करें। तो क्या आप जानते हैं कि दिवंगत सम्राट की हत्या किसने की? हुआन फैंग ने पूछना जारी रखा। मुझे नहीं मालूम। उस समय वहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन दिवंगत सम्राट के उन पहरेदारों को डाकुओं की शक्ल साफ साफ देख लेनी चाहिए थी। उसके बाद वे निश्चित रूप से दुनिया को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मनाने के लिए एक नोटिस लगाएंगे। उस आदमी ने कहा। उस समय दृश्य बहुत अराजक था और यह व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं था। जो बातें उसे पता थी वे केवल अन्य लोगों से थी। ऐसा कहा जाता था कि डाकू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह किस हद तक शक्तिशाली था उसे नहीं पता था। हुआन फैंग के चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। उसने कढ़ाई वाले कपड़े पहने उस युवक के बारे में सोचा जिसे उसने पहले मारा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह एक और सहयोग हो सकता है? मुझे याद है, जब मैंने उस आदमी को मारा था तो आसपास के पहरेदारों ने कहा था कि मैंने सम्राट को मारा है। क्या यह हो सकता है कि वह युवक वास्तव में सम्राट था? हालांकि आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। आपका सम्राट शाही महल में नहीं है। यदि आप बाहर आने पर जोर देते हैं तो आप मर जाने पर किसे दोष देंगे? हालांकि हुआन फैंग ने जो भी सोचा या जिस तरह से समझाया, वह इस तथ्य को बदलने का कोई तरीका नहीं था। अगर उसने वास्तव में सोंग राजवंश के सम्राट को मार डाला तो सोंग राजवंश के लोग निश्चित रूप से एक नोटिस पोस्ट करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। बेशक पहले उन्हें लियाओ सेना से आगे निकलना था। उस आदमी ने हुआन फैंग के चेहरे के भाव में आए बदलाव को नोटिस नहीं किया। उसने आगे कहा, मैंने ये भी सुना है कि डाकू ने वास्तव में एक बहुत बड़ा बर्तन निकाला था। उसने अपने साथी को बर्तन में रखा और उड़ गया। मुझे नहीं पता कि इतना शक्तिशाली डाकू कौन है। ठीक है, ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। हुआन फैंग ने अपना हाथ हिलाया, दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह वही डाकू है जिसका दूसरे पक्ष ने जिक्र किया था। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना। पूरा ब्यानलियांग शहर एक अराजक लड़ाई में था। नए सम्राट को शायद उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए इनाम का नोटिस इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। क्या दुर्भाग्य है, दो लोगों को इतनी आसानी से मार दिया। वे दोनों इतने मजबूत पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, वे उसे कैसे जीवित रहने दे सकते हैं? हुआन फैंग ने अपने दिल में शिकायत की। जब उसने पहले हुआन फैंग को मार दिया था और इस वजह से उसके बाद कुछ समय के लिए, जब तक वह सोंग राजवंश के क्षेत्र में था, उसे फिर से अपना भेष बदलने की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ हताश लोग थे जो उसका पीछा करते रह सकते थे। सोंग राजवंश का इनाम कभी नहीं मारा जाएगा और इस वजह से भले ही वो पश्चिमी जिया में लौट आए फिर भी बहुत परेशानी होगी। इसके अलावा उसने लियाओ सेना के कमांडर को मार डाला था। अगर लियाओ राज्य के लोगों को पता चल जाता कि उसने ही यह काम किया है तो वे उसे कभी नहीं जाने देते। इस तरह ये दो देशों को अपमानित करने के बराबर था। मैं अब इस जीवन को नहीं जी सकता, हुआन फैंग ने अपने दिल में सोचा। वास्तव में चिंतित नहीं था। अपनी ताकत को एक तरफ रखकर उसके पास भेष बनाने की तकनीक थी। वह इन चीजों से भी बच सकता था, लेकिन ये केवल थोड़ी परेशानी होगी। हाँ, उस व्यक्ति ने देखा कि हुआन फैंग ने वास्तव में उसे जाने दिया और जल्दी से जवाब दिया। हालांकि वह पूरे सोंग राजवंश का दुश्मन बनने वाला था, लेकिन हुआन फैंग उसे रोकने का कोई इरादा नहीं रखता था। चूंकि वह पहले ही इसके लिए सहमत हो चुका था, इसलिए वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। शहर में लड़ाई अभी भी जारी थी। हुआन फैंग ने अनुमान लगाया कि सड़क पर लड़ाई शुरू होने में अभी 2 दिन और लगेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोंग राजवंश निश्चित रूप से हारने वाला था। उसने अनुमान लगाया कि सोंग राजवंश द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि पहले ही लियाओ साम्राज्य के लोगों से मिल चुका था, लेकिन लियाओ राज्य के लोगों का मानना था कि सोंग राजवंश ने उनके कमांडर को मार दिया है। उन्हें नहीं पता था कि वे शांति वार्ता को स्वीकार करेंगे या नहीं। यह व्यून सिर्फ लियाओ सेना का कमांडर ही नहीं था, वह लियाओ राज्य के शाही परिवार का सदस्य भी था। इसके अलावा उसकी मार्शल आर्ट लियाओ राज्य में सबसे बेहतरीन थी। सेना में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। अंत में उसे सोंग राजवंश के लोगों ने ऐसे ही मार डाला।
बाकी लोग निश्चित रूप से नाराज थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करेंगे। हुआन फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ की स्थिति के बारे में जानने के बाद वह एक बार फिर शहर से बाहर चला गया। सु यूमो और अन्य लोगों से मिलने के बाद उसने उन्हें बताया कि उसे खबर मिल गई है। हे हुआन फैंग, तुम वाकई कमाल हो। अगर तुम हमला नहीं करते तो कोई बात नहीं। उसने हमला करते ही उन बड़े शॉट्स पर निशाना साधा। जीमिंग जियाओ ने ये सुना और हंस पड़ी। दूसरी लड़कियां भी हंस पड़ी। हुआन फैंग ने जिन 2 लोगों को लापरवाही से मारा, उनकी पहचान वास्तव में ऐसी ही थी। यह मामला वाकई थोड़ा अविश्वसनीय और थोड़ा मजेदार था। ठीक है, चलो अब और मत हंसो। अब हमें क्या करना चाहिए? सु यूमो ने पूछा। पहले हम इस जगह को छोड़ दें। अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, चाहे वो सोम राजवंश के लोग हों या लियाओ साम्राज्य के लोग। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो आप मुझे कभी नहीं जाने देंगे। हुआन फैंग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि दुआनियों और बाकी लोग कहाँ गए। इससे पहले जब वे ब्यानलियांग शहर में थे, हुआन फैंग और अन्य लोगों ने दुआनियों और अन्य लोगों से संपर्क खो दिया था। उस समय शहर बहुत अराजक था और हर जगह लोग थे। इसलिए हुआन फैंग को नहीं पता था कि दुआनियों और अन्य लोग कहाँ गए थे। इसके अलावा उस युग में कोई फोन नहीं था। हुआन फैंग और दुआनियों ने कभी चर्चा नहीं की थी कि वे कहाँ मिलेंगे, इसलिए उन्हें फिर से ढूंढना आसान नहीं था। यह मामला खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि दुआनियों और बाकी लोग भी वापस आ गए हैं। बाई शियाओरो ने कहा, यह संभव है। हुआन फैंग ने कहा, इसे भूल जाओ, चलो पहले चलते हैं। दुआनियों और वांग युयान की बुद्धिमत्ता के साथ वे ठीक हो जाएंगे। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। दुआनियों की मार्शल आर्ट हुआन फैंग से कम नहीं थी और वांग युयान को सार्वजनिक रूप से बहुत चतुर व्यक्ति माना जाता था। इसलिए जब तक वे साथ थे तब तक कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत यदि इन लोगों को सोम राजवंश या लियाओ साम्राज्य के लोगों द्वारा खोजा जाता तो वे खतरे में पड़ जाते। 1749 चीजें उजागर हुई। यह विचार मन में रखते हुए हुआन फैंग और अन्य लोगों ने रात के लिए आराम किया। अगली सुबह वे वेस्या के लिए रवाना हुए। सोम लियाओ के बीच युद्ध समाप्त होने वाला था। इससे पहले लियाओ सेना ने वेस्या पर हमला किया था। इस समय ये कहना मुश्किल था कि वे हमला जारी रखेंगे या नहीं। शुरू में हुआन फैंग सोम लियाओ से लड़ना चाहता था। वह सोम लियाओ और के बीच युद्ध को नष्ट करने के लिए कुछ करना चाहता था। यह इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, लेकिन अंत में हुआन फैंग ने वास्तव में युद्ध को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि इसका पूरे युद्ध पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लियाओ सेना के सर्वोच्च कमांडर की मृत्यु के बाद वह वास्तव में एक ही बार में ब्यानलियांग शहर को खत्म करने में कामयाब रहा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हुआन फैंग ने कभी नहीं सोचा था। इसलिए हुआन फैंग केवल पश्चिमी जिया में लौट सकता था और लियाओ सेना को हमला करने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर सकता था। रास्ते में हुआन फैंग ने कुछ खबरें भी सुनी थी। इसमें लियाओ सेना पर सोम राजवंश के मार्शल कलाकारों का हमला भी शामिल था। भले ही यह मार्शल आर्ट सेमिनार के दौरान हुआ था। इसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन अभी भी कई मार्शल कलाकार थे जिन्होंने हत्या करने के लिए लियाओ सेना के शिविर में जाने का फैसला किया था। इस समय भी लियाओ सेना पहले ही सोम राजवंश के ब्यानलियांग शहर को तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय हत्या और अधिक तीव्र हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि वे लियाओ सेना को ब्यानलियांग शहर से बाहर खदेड़ सकते हैं। हालांकि लियाओ सेना पर पहले ही एक हत्या का प्रयास किया जा चुका था। उस हत्या में उनकी सर्वोच्च कमांडर की मौत हो गई थी। अब वे वही गलती कैसे कर सकते थे? इसलिए जब सोम राजवंश के मार्शल कलाकार उनकी हत्या करने गए तो उन्हें कड़ी सुरक्षा का सामना करना पड़ा। उन मार्शल कलाकारों को कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला। इसके विपरीत कई लोगों के प्रवेश करने के बाद वे फिर से बाहर नहीं आए। जाहिर है इस बार सोम राजवंश के मार्शल कलाकार युआन क्यू, यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसके बाद सांग राजवंश ने इन मार्शल कलाकारों के लिए स्पष्टीकरण मांगने का इरादा नहीं किया। वास्तव में जितनी जल्दी हो सके शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने इन बहादुर लोगों को बनाया। मार्शल आर्ट की दुनिया के देशभक्तों को डाकू, वांछित अपराधी और वांछित अपराधी के रूप में परिभाषित किया गया था। इसलिए बदले में वह लियाओ सेना के गुस्से को शांत करने में सक्षम होगा। इस वजह से दोनों तरफ से हमला करने वाले सोम राजवंश के मार्शल कलाकारों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। बाद में वे उचित हत्या का आयोजन करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इस हत्या की प्रक्रिया में कुछ सुपरनोवा नायक उभरे। भिखारियों के गिरोह से हॉन क्यू सबसे विशिष्ट था। जब सोम राजवंश के मार्शल कलाकारों ने लियाओ सेना के जनरल के खिलाफ हत्या की पहली लहर शुरू की तो हॉन क्यू ने हत्या की पहली लहर में भाग लिया था। वह विश्वसनीय मार्शल आर्ट का आदमी था। उसने लियाओ सेना को उलट दिया था। अंत में भिखारियों के गिरोह के डॉग फिनिशर और 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां उसके हाथों में प्रकट हुई। उसके बाद हत्या विफल हो गई और हॉन क्यू सफलतापूर्वक घेरे से बाहर निकल गया। हालांकि उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर हत्या की दूसरी लहर का पीछा किया। एक बार फिर वह लियाओ सेना के शिविर में घुस गया और आगे पीछे अपना रास्ता बनाता रहा। लियाओ सेना के भारी घेरे के बीच उसने दुश्मन के 2 जनरलों को मार डाला। उसके बाद वे भाग निकले। हालांकि वे थोड़े घायल हो गए थे। हालांकि कोई खतरा नहीं था। उसके बाद लियाओ सेना के जनरल के खिलाफ हत्या के प्रयास में हॉन क्यू की छाया हमेशा देखी जा सकती थी और इस वजह से हॉन क्यू की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बढ़ गई थी। चाहे वो सोम राजवंश हो या लियाओ साम्राज्य, वे सभी केंद्रीय मैदानों में मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में जानते थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था। इस वजह से हॉन क्यू लियू सेना का दूसरा वांछित लक्ष्य बन गया था। स्वाभाविक रूप से उसका पहला लक्ष्य वे 2 हत्यारे होंगे जिन्होंने उनकी सर्वोच्च कमांडर की हत्या की थी। हालांकि हॉन क्यू और अन्य सहित मार्शल कलाकार लियाओ सेना को निशाना बनाकर की गई हत्या ने युद्ध के अंतिम परिणाम को नहीं बदला। सोम राजवंश फिर भी हार गया। एक कठिन बातचीत के बाद भूमि सौंपना, मुआवजा देना, माफी मांगना आदि अपमानजनक था। हालांकि सोम राजवंश के नए सम्राट चाहते थे कि लियाओ सेना जल्द से जल्द चले जाए। वह उन सभी से सहमत हो गया। जब ऐसी खबर फैली तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई। नागरिकों और मार्शल आर्ट की दुनिया के लोगों ने इस मामले को बहुत अपमानजनक माना। हालांकि उनके पास इस परिणाम को बदलने का कोई तरीका नहीं था। फिर एक अंतराल हुआ। जब लियाओ सेना बातचीत कर रही थी उसने गंभीरता से एक शर्त रखी, जो थी कि सोम राजवंश के लोगों को उन 2 लोगों को सौंप दो जिन्होंने उनकी कमांडर की हत्या करने की कोशिश की थी और वे उन 2 लोगों को मार देंगे।
वह अपने कमांडर का बदला लेना चाहता था। इसी समय सोम राजवंश के लोगों को पता चला कि लियाओ सेना ने पागलों की तरह हमला क्यों किया। इसका कारण उनका कमांडर मारा जाना था। इसके अलावा हत्यारा उनके सोम राजवंश का ही था। इसलिए सोम राजवंश ने जांच शुरू कर दी कि इस हत्या मिशन को किसने अंजाम दिया था। वे उस व्यक्ति को सौंपना चाहते थे ताकि लियाओ सेना युद्ध विराम कर दे। हालांकि कुछ जांच के बाद कोई असर नहीं हुआ। क्या तुमने उन 2 चोरों को बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया? लियाओ सेना की वार्ता के प्रभारी अधिकारी ने सोम राजवंश की जांच के परिणाम प्राप्त करने के बाद गुस्से से कहा। वह लियाओ सेना का प्रतिष्ठित कमांडर था। अगर उसकी हत्या उसके ही शिविर में कर दी जाती और वह हत्यारे को अपने हाथों से नहीं मार सकता तो वह लियाओ साम्राज्य का चेहरा कहाँ रखता? प्रभु दूत, मैं निर्दोष हूँ। सोम राजवंश में वार्ता के प्रभारी अधिकारी ने चिल्लाकर कहा। हमने पहले ही जांच कर ली है, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि आपके देश के कमांडर को किसने मारा। हो सकता है कि यह किसी और ने अपने आप किया हो, इसलिए हमें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं मिल रहा है। सोम राजवंश के अधिकारियों ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने वाकई बहुत सावधानी से जांच की थी। हालांकि उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह किसने किया। इस बारे में सोचते हुए शायद अधिकारियों में से किसी ने ये काम निजी तौर पर किया हो। इस समय स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। आपका सोम राजवंश सक्षम है, लियाओ सेना के अधिकारी ने गुस्से में कहा। दोनों हत्यारों की जांच करने में और आपने इतना प्रयास किया, फिर भी आप अभी तक कुछ नहीं पा सके। ये कितनी बर्बादी है। हालांकि सोम राजवंश के अधिकारी को गुस्सा आ गया था जब उसे इशारा किया गया था और डांटा गया था, लेकिन उसने इसे सतह पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल सावधान रह सकता था। ये उन 2 हत्यारों के चित्र हैं जो हमारे सैनिकों ने उस रात बनाए थे। इस चित्र के अनुसार उन्हें खोजें। यदि आप अभी भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं तो इस बातचीत को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लियाओ साम्राज्य के अधिकारी ने कहा और दोनों चित्रों को सोम राजवंश के अधिकारी को फेंक दिया। सोम राजवंश के अधिकारी ने जल्दी से पेंटिंग्स को पकड़ लिया और एक नजर देखने के लिए दोनों पेंटिंग्स को खोला। पहली पेंटिंग को देखने के बाद उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हालांकि जब उसने दूसरी पेंटिंग देखी तो वह अचानक खड़ा हो गया। ये वही है। सोम राजवंश के अधिकारी ने पेंटिंग पर मौजूद व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। मुझे पता है कि यह वही है। अब आपको इन 2 लोगों को पकड़ना होगा और उन्हें हमारे हवाले करना होगा। लियाओ सेना के अधिकारी ने कहा। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लॉर्ड एमिसरी। उस आदमी ने जल्दी से कहा। आप जानते हैं, हमारे देश के दिवंगत सम्राट की हत्या कर दी गई थी। हम हत्यारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हत्यारा यही वह आदमी है। जैसे ही वह बोल रहा था, सोम राजवंश के अधिकारी ने चित्र पर मौजूद व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। चित्र पर मौजूद व्यक्ति हुआन फैंग था। जब लियाओ राज्य के अधिकारी ने ये सुना तो वह भौचक्का होकर बोला, सच। लियाओ साम्राज्य के लोगों को अब पता चल गया था कि सोम राजवंश के पिछले सम्राट की हत्या कर दी गई है। हालांकि उन्हें किसने मारा यह उन्हें नहीं पता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वही व्यक्ति था जिसने उनके कमांडर को मार डाला था। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। सोम राजवंश के अधिकारी ने आत्मविश्वास से कहा। हमने हत्यारे का चित्र पहले ही बना लिया है। वह वास्तव में आपके दूत के चित्र में मौजूद व्यक्ति है। हालांकि हम हाल ही में एक दूसरे के साथ बातचीत में व्यस्त रहे हैं, इसलिए हमने अभी तक गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया है। इसलिए हमें अभी तक गिरफ्तारी अभियान शुरू करना है। लियाओ राज्य के दूत ने सिर हिलाया। तो फिर यह आदमी कौन है? हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन हमने पहले ही उसकी जांच कर ली है। जब तक हमें पता चलता है कि ये 2 लोग कौन हैं, मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। अपने दूत को सूचित करें, सोम राजवंश के दूत ने कहा। ऐसा कहते समय उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्हें हुआन फैंग की पहचान की जांच करनी थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये पता चला कि वह लियाओ साम्राज्य के दूत जैसा ही व्यक्ति था। इस तरह उनके लिए लियाओ साम्राज्य के लोगों को सूचित करना कोई समस्या नहीं होगी। वह व्यक्ति सभी का साझा दुश्मन था, और साझा दुश्मन होने पर चर्चा का एक साझा विषय भी होता है। स्वाभाविक रूप से बातचीत आसानी से हो गई। जब शांति वार्ता लगभग समाप्त हो गई थी, तब सोम राजवंश के पक्ष ने अंततः हुआन फैंग की पहचान की जांच की। एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, मिस्टी पैलेस का स्वामी, पश्चिमी शियाल का दामाद। इससे पहले हुआन फैंग ने मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना चेहरा दिखाया था और उसने शाओफांग पर्वत के युद्ध में भी भाग लिया था। इसलिए वह कोई नहीं था। इसलिए हुआन फैंग की पहचान का पता लगाना मुश्किल नहीं था। जहां तक दूसरे व्यक्ति का सवाल है जिसके बारे में लियाओ साम्राज्य के दूत चिंतित थे, उन्हें पता चला कि वह हुआन फैंग का भाई डुआनयू था, जो महानी साम्राज्य का वर्तमान सम्राट था। ऐसी पहचान वाले 2 लोग लियाओ साम्राज्य के कमांडर की हत्या कैसे कर सकते हैं? सोम लियाओ और जियांगचेन के लोगों को समझ में नहीं आया। अगर कोई कहता कि वे सोम राजवंश की मदद करना चाहते थे, तो हुआन फैंग ने सोम राजवंश के सम्राट की हत्या भी कर दी थी। जाहिर है वह सोम राजवंश के पक्ष में नहीं था। फिर उनका उद्देश्य क्या था? शुरू में लियाओ सेना को लगा कि सोम राजवंश के लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं। वे उनमें से 2 को आसानी से ढूंढ सकते थे। आखिर वे पश्चिमी जिया के दामाद थे। दूसरा महानली साम्राज्य का सम्राट था। लियाओ सेना को लगा कि सोम राजवंश के लोग उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहता था कि वे पश्चिमी जिया और महानली पर हमला करें और फिर सोम राजवंश लाभ उठा सके। हालांकि बहुत जल्द ही लियाओ सेना को लियाओ साम्राज्य से एक संदेश मिला। उन्होंने उन्हें शांति वार्ता के बाद वेस्या पर हमला करने के लिए कहा, क्योंकि वेस्या ने उनके दूत को मार डाला था और उनकी सेना को हरा दिया था। इस तरह हुआन फैंग द्वारा लियाओ साम्राज्य के कमांडर की हत्या करने का कारण एक उचित निष्कर्ष था। लियाओ सेना ने भी इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था। इस समय शांति वार्ता समाप्त होने वाली थी। उनके राजा के नवीनतम आदेश के अनुसार सैकड़ों हजारों की सेना पश्चिमी जिया पर हमला करने जा रही थी। हालांकि जाने से पहले उन्होंने सोम राजवंश से भी सेना भेजने के लिए कहा। सोम राजवंश युद्ध हार चुका था और उसे इसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। हुआन फैंग ने अपने दिवंगत सम्राट को भी मार डाला था। वे हुआन फैंग से बदला लेने जा रहे थे, इसलिए वे लियाओ सेना के सुझाव पर सहर्ष सहमत हो गए। दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पश्चिम जिया पर हमला करने के लिए भेजी। फिर वे ग्रेट लील पर हमला करेंगे। 1750 सोम लियाओ गठबंधन सेना सोम राजवंश के शाही दरबार ने लियाओ साम्राज्य के साथ मिलकर वेस्या पर हमला करने के लिए सेना भेजना अनुचित नहीं समझा। आखिरकार हुआन फैंग ने उनके सम्राट को मार डाला था। वेस्या की ताकत स्पष्ट रूप से लियाओ साम्राज्य के लिए अतुलनीय थी।
उन्हें अभी अभी लियाओ साम्राज्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया था। अब वे वेश्या से इसका कुछ हिस्सा पूरी तरह से वापस ले सकते थे। वे इसकी भरपाई कर सकते थे और साथ ही सेना का मनोबल भी बढ़ा सकते थे। लियाओ साम्राज्य से हारने के अनुभव के बाद सोम राजवंश के सैनिक और नागरिक, इस समय सोम राजवंश की शाही दरबार को लगा कि उन्हें वेश्या पर हमला करना चाहिए। इससे सबका ध्यान बन सकता था। इसके अलावा इससे सबका आत्मविश्वास भी बहाल हो सकता था। जहां तक वेश्या के खिलाफ जीत की बात है तो सोम राजवंश के लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वे लियाओ साम्राज्य को नहीं हरा सकते थे और इस वजह से उन्होंने कुछ शहर भी खो दिए। हालांकि वे वेश्या से डरते नहीं थे, भले ही लियाओ साम्राज्य सेना भेजने के लिए वहां न हो। अगर वे अकेले अपनी सेना भेजते तो उन्हें लगता कि वे वेश्या के खिलाफ जरूर जीत सकते थे। इससे पहले सोम राजवंश और पश्चिम ज़िया के बीच कुछ छोटे मोटे संघर्ष हुए थे। हमेशा से सोम राजवंश का पलड़ा भारी रहा है, इसलिए पश्चिम ज़िया का सामना करते समय सोम राजवंश की सेना के पास मनोवैज्ञानिक लाभ था। वे उतने भयभीत नहीं थे जितने कि लियाओ साम्राज्य का सामना करते समय थे। इसके अलावा इस बार वेश्या पर हमला करने वाले लियाओ साम्राज्य के सैकड़ों हजार सैनिक थे। ये और भी ज्यादा था। दोनों देशों की गठबंधन सेना 600,000 से ज्यादा हो गई थी। वेश्या की पूरी सैन्य शक्ति लगभग 200,000 थी। 600,000 बनाम 200,000। सोम राजवंश के लोगों को विफलता की संभावना नहीं दिखी, इसलिए एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। कुछ दिन पहले दोनों देशों की सेनाएं जो अभी भी युद्ध के मैदान में लड़ रही थी, अब एक साथ वेश्या युद्ध के मैदान में भाग रही थी। दोनों सेनाएं खुशी खुशी साथ साथ चल रही थी। बेशक इसका मुख्य कारण ये था कि सोम राजवंश की सेना ने खुद को बहुत कम स्थिति में रखा था। लियाओ साम्राज्य की सेना इन पराजित सैनिकों को नीची नजर से देख रही थी। हालांकि उन्हें स्वाभाविक रूप से दुश्मन के पक्ष को अस्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन जब हुआनफैंग पश्चिमी ज़िया की राजधानी में वापस लौटा तो उसे यह खबर मिली। जब उसे पहली बार यह खबर मिली तो वह दंग रह गया। वह मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है, हुआनफैंग ने शिकायत की। इससे पहले हुआनफैंग ने लियाओ साम्राज्य के कमांडर और सोम राजवंश के सम्राट को मार डाला था। उसे ये भी डर था कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता चलने के बाद वे लोग उससे बदला लेने के लिए आएंगे। हालांकि उस समय उसे अभी भी लग रहा था कि वह भाग्यशाली था। उस समय दृश्य इतना अराजक था, शायद किसी ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो कोई नहीं जान पाता कि यह वही था जिसने उन दो बड़े शॉट्स को मार डाला था। हालांकि इन दो खबरों को जानने के बाद इस तरह की भाग्यशाली मानसिकता अंततः नष्ट हो गई। पश्चिमी ज़िया में हर कोई इस खबर के बारे में जानने के बाद घबराहट की स्थिति में था। आखिरकार वे सोम लियाओ के दो देशों के बराबर थे। वे सिर्फ एक छोटे देश थे। भले ही वह सिर्फ एक देश का सामना कर रहा हो, फिर भी उन्हें जबरदस्त दबाव सहना होगा। दूसरे पक्ष को हराना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अब सोम लियाओ और लियाओ साम्राज्य पश्चिमी ज़िया पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। वे इस तरह के हमले का सामना कैसे कर सकते थे? इसलिए इस खबर के बारे में जानने के बाद पूरे पश्चिमी ज़िया में उदासी छा गई। कुछ लोगों ने तो दोनों साम्राज्यों के गुस्से को शांत करने के लिए हुआनफैंग को सौंपने का सुझाव भी दिया। हालांकि ये सुझाव भी सामने आया था। उस व्यक्ति का सिर ली किंगलो ने काटा था। ली किंगलो, हालांकि वह एक महिला थी, लेकिन वह आमतौर पर नर्म और कमजोर दिखती थी। हालांकि वह आखिरकार शाही परिवार की सदस्य थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास गरिमा की भावना थी। यहाँ इस समय वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगी। क्या आपको लगता है कि हुआनफैंग को सौंप देने से दोनों देश तुरंत वापस आ जाएंगे? ली किंगलो ने मंत्रियों से कहा। हुआनफैंग ने किनारे से देखा और कुछ नहीं कहा। दोनों देशों की सहयोगी सेनाएं पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। चूंकि वे पहले ही बाहर निकल चुके हैं, हम आसानी से वापस नहीं जाएंगे। हम अब हुआनफैंग को सौंप देंगे, इसका मतलब है कि हम डरे हुए हैं और वे और भी बेईमान हो जाएंगे। वे और भी ज्यादा लालची हो जाएंगे, ली किंगलो ने कहा। लेकिन हम दो देशों के गठबंधन के लिए एक दूसरे की पूरक नहीं है, किसी ने धीरे से जवाब दिया। शायद डर था कि ली किंगलो गलत समझ लेगा। उसने आगे कहा, बेशक मेरा दामाद को सौंपने का इरादा नहीं है। वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त है या नहीं, हमें युद्ध के मैदान में लड़ना होगा, तभी पता चलेगा। ली किंगलो ने अपनी बहें उठाई और कहा, पहले जब लियाओ सेना की 50,000 की सेना ने हमला किया था, तब हमारे पास सीमा पर केवल 30,000 थे। आप भी सोचते हैं कि लियाओ सेना को हराना असंभव है, लेकिन आखिर में क्या हुआ? सिर्फ एक रात में लिसो साम्राज्य की 50,000 की सेना हार गई। उनके कमांडर की मृत्यु हो गई और उनके सैनिक भी मारे गए। ली किंगलो के लिए कहने के बाद सभी का उत्साह थोड़ा बढ़ा। दरअसल पिछली जीत कुछ ही समय पहले हुई थी और लियाओ सेना अजेय नहीं थी। हालांकि इस बार दुश्मनों की संख्या वास्तव में थोड़ी ज्यादा थी। ये पिछले 50,000 नहीं थे। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे इससे टिक नहीं पाएगा। हमने पहले ही लियाओ सेना की 50,000 पुरुषों की सेना को हरा दिया है, लियाओ साम्राज्य के लोग। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे, भले ही हम अभी आत्मसमर्पण कर दें। वे इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगे। यह उनकी पहले से ही शर्त है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। ये हुआनफैंग को सौंपने से बहुत दूर था। वे अपनी भूख को संतुष्ट करने में सक्षम होंगे। बस उन शर्तों पर एक नजर डालें जो उन्होंने सोम राजवंश के साथ चर्चा की थी और आपको पता चल जाएगा। भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए सोम राजवंश को पूरे राष्ट्रीय खजाने को खाली करना पड़ा। इसके अलावा वे लियाओ साम्राज्य की महिलाओं से ऐसी अपमानजनक शर्तों के लिए कहने जा रहे थे। मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा, ली किंगलो ने कहा। जब मंत्री ने ये सुना तो ये सच था। लियाओ साम्राज्य के लोगों में अभी भी बहुत भूख थी। सोम राजवंश के साथ उन्होंने जिन शर्तों पर चर्चा की थी, उन्हें देखकर ही उन्हें पता चल गया कि क्या चल रहा है। अगर पश्चिमी ज़िया अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर देते तो उन्हें डर था कि दूसरा पक्ष और भी बेईमान हो जाएगा। उन्होंने जो शर्तें प्रस्तावित की थी वे और भी कठोर होंगी। तो फिर चलो उनके साथ लड़ाई करते हैं। अंत में एक अधिकारी था जिसने इस लड़ाई का समर्थन किया। उस व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, भले ही हम युद्ध के मैदान में मर जाएं, हम ऐसी अपमानजनक शर्तों के लिए सहमत नहीं हो सकते। हाँ, चलो लड़ते हैं। ये तय नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। किसी ने समर्थन किया। दरअसल लियू के विद्रोह के कारण पश्चिमी ज़िया पहले ही सफाई से गुजर चुका था। लियू और लियाओ साम्राज्य के करीबी लोग लगभग सभी ली किंगलो द्वारा साफ कर दिए गए
थे। शेष अधिकारी सभी उसके पक्ष में झुके हुए थे। साथ ही उनके मन में लियाओ साम्राज्य के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। इसलिए पक्ष विपक्ष को तौलने के बाद इन लोगों के लियाओ साम्राज्य के साथ युद्ध का समर्थन करने की अधिक संभावना थी। यदि पिछले अधिकारी मौजूद होते तो ये कहना मुश्किल होता। ली किंगलो ने राहत की सांस ली और हुआन फैंग की ओर मुस्कुराए। हुआन फैंग भी उसकी ओर मुस्कुराया। उसके बाद वह आगे बढ़ा और कहा, चिंता मत करो, युद्ध के मैदान के मामले मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, ली किंगलो ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों को जरूर हरा दूंगा, हुआन फैंग ने वादा किया। वास्तव में हुआन फैंग और ली किंगलो दोनों अपने दिलों में समझते थे। हालांकि उनके सामने ये अधिकारी लियाओ साम्राज्य के साथ लड़ाई का समर्थन करते थे। हालांकि एक बार जब युद्ध के मैदान पर स्थिति पश्चिम जिया के लिए प्रतिकूल थी, वे तुरंत लड़ाई की दिशा बदल देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। यह संभव नहीं था उस समय आत्मसमर्पण करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर वे अपने पीछे कुछ करते तो वे वास्तव में समाप्त हो जाते। इस वजह से युद्ध के मैदान पर स्थिति सबसे गंभीर थी और हुआन फैंग बहुत दबाव में था। ली किंगलो की अनुमति से हुआन फैंग एक बार फिर पश्चिमी जिया की सेना का सेनापति बन गया। उसने पश्चिमी जिया के सभी सैनिकों की कमान संभाली और वह चाहता था कि हुआन फैंग पश्चिमी जिया की सेना की बेहतर कमान संभाले। ली किंगलो ने हुआन फैंग को बहुत शक्ति दी जब तक वह चाहता या उसे लगता कि यह जरूरी है। वह बिना अनुमति के किसी को भी मार सकता था। ये हुआन फैंग को तलवार देने के बराबर था। चाहे वह अधिकारी हो या सेना के सैनिक, कोई भी हुआन फैंग के आदेशों की अवहेलना नहीं करता था। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि ली किंगलो ने बहुत प्रयास किया है। कुछ देर तक ली किंगलियो को फिर से सांत्वना देने के बाद वह सेना के रसोइयों के साथ चला गया। हुआन फैंग का यहाँ उसका इंतजार करने का इरादा नहीं था। दरअसल हुआन फैंग भी ली किंगलो के दिल में दबाव को समझता था। यह उससे भी कहीं ज्यादा था। आखिरकार वह पश्चिमी जिया की राजकुमारी थी। ज्यादा से ज्यादा वह एक बाहरी व्यक्ति था। अगर पश्चिमी जिया नष्ट हो गया तो वह बिना कुछ कहे ही चला जा सकता था। हालांकि ली किंगलो पश्चिमी जिया की पापी बनने जा रही थी। वह ली परिवार की पापी बन जाएगी, भले ही वह हुआन फैंग के साथ चली जाए। वह हमेशा अपने दिल में दोषी महसूस करेगी। इस वजह से उसके दिल में दबाव वास्तव में बहुत ज्यादा था। बस इतना था कि वह हुआन फैंग पर और दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने इसे नहीं दिखाया। हालांकि हुआन फैंग कोई बेवकूफ नहीं था, तो उसे कैसे पता नहीं चल सकता था। पश्चिमी जिया में कुल 2 लाख से ज्यादा सैनिक थे। शहर की रक्षा के लिए कुछ सैनिकों को छोड़ने के अलावा उन्होंने शहर की रक्षा के लिए भी कुछ सैनिकों को छोड़ दिया। इस बार युद्ध के लिए अन्य सभी सेनाएं हुआन फैंग के पीछे चली गई थी। कुल 2 लाख सैनिक थे। ये कहा जा सकता है कि अगर हुआन फैंग की 2 लाख की सेना युद्ध के मैदान में सोंग लिया और मित्र सेना से हार गई, पश्चिमी जिया खत्म हो जाएगा। बचे हुए 10,000 सैनिक उससे बचाव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये हुआन फैंग द्वारा पश्चिमी जिया की आशा को युद्ध में लाने के बराबर था। सौभाग्य से हुआन फैंग ने इससे पहले सैकड़ों हजारों सैनिकों का नेतृत्व किया था। ये सिर्फ इतना था कि वे इस समय और स्थान में नहीं थे, लेकिन उनके पास अनुभव था। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। इस बार सुयुमो और दूसरी लड़कियों में से सिर्फ बाई शियाओरा ही उसका पीछा कर रही थी। बाई शियाओरा लड़कियों में सबसे मजबूत थी और उसके पास सबसे ज्यादा युद्ध अनुभव भी था। इसलिए हुआन फैंग के साथ चलना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि सैन्य शिविर में सभी पुरुष थे, इसलिए बाई शियाओरा अब सिर्फ एक पुरुष के वेश में थी। उसने हुआन फैंग का पीछा किया और साथ ही साथ उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखा। यही सुयुमो और दूसरी लड़कियों का भी इरादा था। हुआन फैंग ने बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए सोंग राजवंश और पश्चिम जिया की सीमा पर पहुंच गए। इस बार सोंग लियाओ मित्र सेना सोंग राजवंश से रवाना हुई, इसलिए पश्चिम जिया में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था। हुआन फैंग पहले से ही तैयारी करने के लिए वहां गए थे। 2 लाख बनाम 6 लाख। हुआन फैंग को खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। बेशक यह उन परिस्थितियों में था जब स्टोरेज बॉक्स नहीं थे और स्टोरेज बॉक्स के साथ, जाहिर है यह अलग था। स्टोरेज बॉक्स के साथ हुआन फैंग को बहुत अधिक आत्मविश्वास था। यही कारण था कि वह सोंग लियाओ मित्र सेना से नहीं डरता था।